ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। भैया देखो, हमसे बुलवाओ मत। ओ मोदी जी इज नॉट अ नेशनल लीडर। मुझे लगा शायद अब इन्होंने पाला बदल दिया, हमारी तरफ आने वाले हैं शायद। तो फिर बोलते हैं इज इंटरनेशनल लीडर। अरे मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू साहब ये क्या कर रहे हो? अब आप आलोचना नहीं कर पा रहे। नहीं बात ऐसी नहीं है। अरे फिर वही मैं कोई बात कह दूं तो मतलब मुझे लगा आप मुझसे सवाल कर रहे हो कौन पार्टी नहीं पार्टी। विषय मुझे लगा। अभी मोदी जी ने एक बात कही बड़ी प्यारी, हंस गए। अब पर्सनालिटी हो गई। मतलब हम एग्जांपल दें तो पर्सनालिटी हो गई। अवध ओझा जी कमाते कितना है? इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा। बैंक बैलेंस, बटुआ, गाड़ी, कितना पैसा। अब तो राजनीति में आ गए हैं तो अब तो और मास्टर साहब की बल्ले बल्ले होने वाली है। मैं इस मंच से अपील करूंगा कि भैया देखो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे पास पैसा ऐसा है नहीं, तो जितना आप में से जो लोग मुझे फंड कर सकते हो तो कृपया करके अवध ओझा ऐप पे जाके आप मुझे फंड जरूर करें। फॉर्च्यूनर भी है। ओहो, ये रह गया था। अच्छा, तो पॉडकास्ट में आए थे इसलिए होंडा सिटी से आए थे। भगवान विष्णु के पास कॉस्ट तो मतलब मजेदार सारा ब्रह्मांड उनके पास है। ये राजनीति की निशानी है। अरे मैं कोई बात मतलब मैं बोलूं ही ना। हमारे यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है वो दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ हो गया। नहीं हमारे इतने कम समय में हमारे यहाँ हो गया। आप कब तक साथ निभाएंगे? Oh, no! मैं जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा और फिर मैं अपने बच्चों से कह के जाऊंगा कि भैया जब मैं जाऊंगा तब इसे बाजार में भेजना। आपको कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब निर्दोष हैं? नहीं मैंने मुझे तो नहीं पता कि वो दोषी हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि वो निर्दोष? बहुत अच्छा सवाल है। एक असली नेता दो ही जगह रहता है, या तो रेल में या तो जेल में। तो महान नेता अवध ओझा कब बनेंगे? जब जेल जाएंगे। जैसी भगवान की मर्जी। जनता एक्सेप्ट करती है। नेपोटिज्म वाले को एक्सेप्ट करती है। करती है। आतिशी की जगह अरविंद केजरीवाल की पत्नी अगर बनी होती तो उनको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती। एक्सेप्टेंस की ना, लेकिन ट्रेंड तोड़ा ना केजरीवाल जी ने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं शिक्षक नहीं एकदम मजे हुए पॉलिटिशियन से बात कर रही हूँ। कुछ पॉलिटिशियंस के मैं नाम ले रही हूँ, आपको जो उनके बारे में तुरंत ऐसे क्विक दिमाग में आए आप बस वो बता दें। अरविंद केजरीवाल, सुपरस्टार। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। वो कौन से पैरामीटर हों जिनके आधार पे वो वोट दें? बिल्कुल 4 मेन पैरामीटर। मेरी वजह से इस देश को, अगर ये विधानसभा मुझे जिताती है तो मेरी वजह से इस देश को अगले चुनाव में कम से कम 100 शिक्षक मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कोई एक नीति जो आपको नहीं पसंद है, नहीं होना चाहिए था, गलती कर दी? एक जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सुबह का समय है और पॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो ओवरकोट में मेरा पहला पॉडकास्ट आज रहने वाला है। दिल्ली में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के एक शख्स की इस वक्त हो रही है दिल्ली के अंदर। आज के मेहमान भी हमारे पॉडकास्ट में वही है, इंतजार हम कर रहे हैं कि कब वो आते हैं। राजनीति पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब राजनीति में खुद उतर आए हैं। तो मुझे लगता है अंदाजा आप लोगों को भी हो गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अवध ओझा जी का हम इस समय इंतजार कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठ करके ही वो मुझे लगता है इंटरव्यू देने आ रहे हैं, क्योंकि आगे शायद उन्हें चुनाव की तैयारी करनी है, उनके कैंपेन में जाना है। तो जैसे ही वो आएंगे हम उनसे यही सवाल पूछेंगे कि भाई इतनी सुबह सुबह इंटरव्यू दिल्ली की सर्दी में वजह क्या है? बस इधर से ही गाड़ी आएगी। सुबह क्यों डिसाइड किया आपने इंटरव्यू? एक्चुअली दिन भर पूरा प्रोग्राम होता है। हाँ। तो मतलब वो एक बार प्रोग्राम बन जाए तो फिर अच्छा लोगों से मिलना होता है। हाँ। और हम लोगों को हम अपने लिए बुला रहे हैं। तो जब आप अपने लिए किसी को बुलाते हो, हाँ। अगर 1 मिनट की देरी होगी, जैसे हमें ही कोई बुलाए हाँ। अपने काम के लिए, हाँ। तो हमें लगा कि नहीं यार देर कर रहा है, आया नहीं। हाँ। किसी को जॉब पे जाना है, किसी को शॉप खोलनी है, हाँ। बेचारे लोग टाइम निकाल के आते हैं। हाँ।
आज का जो समाज है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज है मेंटल स्टेबिलिटी और मानसिक शांति। अगर वो आपको नहीं मिलेगी ना तो आप कितना भी पैसा कुछ भी बाहर अचीव कर लो, कुछ भी, वो आपको एक ऐसे मोड में रखेगा कि फाइनली आप डिप्रेशन और कुछ भी करने की स्थिति में आ जाओ। अब इसमें मैं लिखा 1 लाख करोड़ फॉर्मूला। हाँ। इसमें लिखा है कि जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सर्वथा वश में की हुई होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। नहीं बात समझना है। योर सेंसेस एंड योर माइंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड। मैंने तो सोचा था मैं पूछूंगी कि आप टीचर हो तो आप कितनी बदमाशी स्कूल में करते थे, क्लास बंक किया कि नहीं किया, पिक्चर देखने स्कूल से चले गए कि नहीं, कितनी डांट पड़ी, मार पड़ी पिताजी, क्योंकि उस जमाने के तो जो पिताजी लोग होते थे वो तो बिल्कुल माँ बाप दोनों ऐसे मार कूट के रखते थे। मेरी माँ ने मुझे मारा है। हाँ। खून पसीना एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की। हाँ। तो मैं स्कूल से निकल आया था देखने के लिए। हाँ। उनको किसी ने, कोई सिनेमा हॉल में रहा होगा, उसने देखा होगा, तो उनको किसी ने जाके कोर्ट में बता दिया कि आपका लड़का स्कूल ड्रेस पहन के सिनेमा हॉल आया है। ये कौन से क्लास में थे आप? 11th में थे। अच्छा। तो बस एक आदमी ने आया, मेरे मुंह पे टॉर्च मारी, मैंने कहा, तब तक एक चाटा खींच के बाद मैंने देखा है माथा दिया, भाग भी नहीं सकते। अच्छा, मम्मी आई थी। हाँ। और टॉर्च वो मम्मी ने मारी? टॉर्च मारी थी उस लड़के ने जो सीट उठ पे लोगों को बिठाता था पहले। हाँ, पहले होता था ना टॉर्च हाँ, लेके। हाँ, हाँ। तो सीधे मूवी देखते देखते सारे ऐसे ब्रह्मांड याद आ गया। ब्रह्मांड है, मतलब आपको समाज के सामने बेइज्जती हो रही है। हाँ। 10 लोग देख रहे हैं कि आप हमारे नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। मेहमान आज के जो हमारे हैं उनसे पहले ही मुलाकात आपकी हो चुकी है, बिहाइंड द सीन हमने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया है। ये आपको नहीं मालूम होगा कि अवध ओझा जी का इंटरव्यू मैं पहले करना चाहती थी, 2 महीने पहले। उस समय उनसे जो सवाल मैं पूछना चाहती थी वो गीता के ऊपर, सांसारिक मोह माया के ऊपर, इन बंधनों से मुक्ति कैसे मिले, ये था। अब जब मौका मिला इंटरव्यू करने का तो मुद्दा ही बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, हालात बदल गए, भाव बदल गए। तो अब आज उस बदली परिस्थिति में ये बदला इंटरव्यू मुझे करना पड़ रहा है। देर नहीं करती हूँ, बोर्डिंग पास जैसा मैं हमेशा ही देती हूँ अपने गेस्ट को, तो बोर्डिंग पास फटाफट से दे देते हैं। अवध ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे, क्या बुलाना है? गुरु हैं आप तो सर करके संबोधित करूं? नहीं, कुछ भी, मतलब अब तो खैर शिक्षा खैर छूटेगी नहीं। अभी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगती है, ज्यादातर लोग कहते हैं और मास्टर साहब क्या हाल है। हाँ। जो पुराने लोग हैं, हाँ। जो बच्चे हैं वो तो सर ही कहते हैं, पुराने जैसे लोग हैं मेरे ख्याल से जो 60-70s में होंगे, तो मैं जब जाता हूँ, अरे मास्टर साहब आ गए भाई, मास्टर साहब आ गए। हाँ। तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है वही टैगलाइन बन जाएगी धीरे धीरे विधानसभा में। अच्छा, तो मैं फिर आज मास्टर साहब करके, हाँ, मास्टर साहब इज अ वेरी गुड, है ना, ऐसे ही शुरू करते हैं। वो आप जितना ज्ञान है वो मैं, जो मुझे पूछना था ना, वो काफी बातें तो हमारी बिहाइंड द सीन हो चुकी हैं। वो वाला इंटरव्यू मैं अलग से ले चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मुझे ये बताइए, राजनीति पढ़ाते पढ़ाते अब राजनीति में आ जाना, तो ये कैसा लग रहा है, अनुभव कैसा हो रहा है? बहुत प्यारा अनुभव हो रहा है, क्योंकि जब आप, एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाई के साथ विजन डेवलप करना। जैसे अभी हमारे बातें हो रही थी कि रामचरितमानस पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो 2 चीजें होती हैं। एक आप पढ़ते हो तो आपको थ्योरी पता होती है, एक आप पढ़ते हो तो वो पढ़ाई से विजन डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, पर शायद वो समझ नहीं पाए कि इन रेवोल्यूशन को क्यों पढ़ाया गया। भाई रेवोल्यूशंस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में तो नहीं हुए, सारे रेवोल्यूशंस मॉडर्न वर्ल्ड में हुए। तो अमेरिका जब पैदा हुआ 1787 में, तो वहां 13 कॉलोनियां थी, स्लम एरियाज, 13 स्लम एरियाज। मतलब पूरा अमेरिका मतलब अटलांटिक ओशन, पीछे कुछ था ही नहीं। और आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी, यार ये 13 स्लम एरिया, ये सुपर पावर कैसे बने? तो मैंने पढ़ा, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा, ओ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म।
तो वहां से एक विजन पैदा हुआ कि अगर कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका को सुपर पावर बना सकते हैं, जापान को बना सकते हैं, चाइना को बना सकते हैं, इंग्लैंड को बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया? तो अब राजनीति पढ़ते पढ़ते बात क्लियर हो गई ना, कि राजनीति पढ़ते पढ़ते राजनीति का जो उद्देश्य है उसका विजन पैदा हो गया है कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर फेम और मनी, पॉलिटिक्स इज टू टर्न द कंट्री एंड द पीपल इनटू अ सुपर पावर। ये ज्ञान प्राप्त करने में तो समय लगता है, एकदम से तो हो नहीं जाता है। बिल्कुल। तो मैं ये राजनीति और ये आज के समय में आऊं वो तो बाद की बात है, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने के पहले का जो समय था वो कैसा था? मतलब वो हम जैसा ही था? अब जब स्कूल में थे तो वो अंगुली माल जैसा था। मतलब मेरा शो आता है ना, हाँ। रे अवध ओझा पे, 4th लॉ, उसमें मैं गीता पढ़ाता हूँ, यथार्थ गीता मैं लेके भी आया हूँ, इसको मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने उसके पहले एपिसोड में अपनी एक फोटो, अंगुली माल की फोटो लगाई, उसके नीचे लिखा अवध ओझा, और फिर दूसरी तरफ अपनी फोटो लगाई, उसके नीचे लिखा गीता स्वामी। ये नाम मुझे महाराज अड़गारनंद ने दिया है। तो जैसा कि आदमी होता है उसमें कुछ बुरा नहीं होता। अंगुली माल और गीता स्वामी, हाँ, ये स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का दिया हुआ आपको शब्द है? हाँ। अच्छा। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ हिम ओनली। क्योंकि आजकल भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, क्योंकि उनको शायद पता नहीं है कि उनको कितनी बड़ी चीज उनका इंतजार कर रही है। तो मैं भी एक सामान्य और अति सामान्य, मतलब अगर मैं बहुत सारी बातें अपनी बता दूं, मैं लोगों से कहता भी हूँ कि भैया देखो हमसे बुलवाओ मत। मैं जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा और फिर मैं अपने बच्चों से कह के जाऊंगा कि भैया जब मैं जाऊंगा तब इसे बाजार में भेजना, नहीं तो होता है, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम सब सेंसेस पे जीते। तो जाने के बाद वो क्यों मार्केट में आनी चाहिए, पहले क्यों नहीं आनी चाहिए? अरे पागल हो जाएंगे लोग, कोमा में चले जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या रहेगा उसमें? वो वाला है ना कि आदमी कहीं कहीं चुप रहे वो ज्यादा ठीक है। तो आदमी को पता चलना चाहिए। मैं हालांकि बहुत सारी बातें तो मैं खुद ही बोलता हूँ। जैसे एक युवा पीढ़ी में होता है कि आप नशे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे सूत्र पता चला और मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मुझसे बहुत सारे लड़के आगे कहते हैं आपने पी हुई है शराब, हाँ, सिगरेट? बिल्कुल 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 एकदम। और ये कौन कौन से ऐप थे? ये ऐप की श्रेणी में है ना? ऐप की श्रेणी में। हाँ। एक्चुअली क्या है ना कि हम सब किसी सुख की तलाश में। नहीं आप फिर ज्ञान भरी बात नहीं हम ज्ञान भरी। ये आप क्या, ये शराब और सिगरेट वाला किस्सा मुझे बताइए ना, ये कब लत कब लगी? एक्चुअली हमारी बॉलीवुड जो मूवीज आती है ना, हाँ। तो उसमें बॉलीवुड मूवीज में सिगरेट शराब को बड़ा ऐसा पोर्ट्रे किया था। हाँ, कि अमिताभ बच्चन जो है बात कर रहे हैं, डॉन है, डॉन मूवी में, एंड देन ही टेक्स आउट द सिगार एंड ही पुट्स इन, जब वो कोई डायलॉग दे रहे हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो सिगरेट लगा रहे हैं। हाँ। तो इट कनेक्ट्स इन सच अ वे इनटू अ यूथ माइंड कि यार मतलब सिगरेट पीना इज लाइक समथिंग, यू आर अ माफिया, यू आर अ बॉस, यू आर अ डॉन। उससे जो इनोसेंट माइंड है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे वो मूवी थी मुकद्दर का सिकंदर, तो उसमें जब उन्हें पता चलता है कि राखी का अफेयर उनके दोस्त से चल रहा है, विनोद खन्ना साहब से, तो वो बार में चले जाते हैं और शराब वराब पीने लगते हैं। तो फिर उससे एक यूथ माइंड को लगता है कि यार दुख में शराब पिया जाना चाहिए। हाँ। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा जानबूझ के नहीं करते। आपने क्यों किया? कैसे? वही वो फीलिंग वाली बात, मोहब्बत वाला तो ना अच्छा। हाँ। उनसे तो मैं बहुत कोसों दूर रहा हूँ। हाँ। तो पर वो था, एक होता ना 18 की एज में कि भाई हाँ हम है, तो उस अंदाज में किया। कब तक किया, सही बताइएगा? मेरे ख्याल से 35 साल की एज तक। सिगरेट तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी। 18 से 35 साल की एज? हाँ बिल्कुल। ओहो, ये ऐसे पब्लिक फोरम में है ये? हाँ नहीं उससे कोई बात नहीं। मैं तो अपने जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो बोलता हूँ गीता के। एक्चुअली क्या है ना, हम ये जो आदर्शवादी जीवन जीते हैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर हम करते हैं। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसका सबसे प्यारा पार्ट यही है, ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। नहीं, लेकिन अब उसी को लेके तो उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है ना। तब जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्हें पता भी नहीं होगा कि 2024 में उनके नाम को लेके और उन्हीं चीजों को लेके कि उन्होंने ही बताया है, उन्होंने ही कहा है। ऐसा मैं बोलूं कि क्रिटिसिज्म करना मानव मन का एक प्रवृत्ति है, एक उसका एक फीचर है
किसी को आलोचना करना। और राजेश खन्ना एक मूवी है ना, उसमें एक बड़ा प्यारा गाना है, किस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। हम सब पापी हैं इन अ सेंस, पापी इन अ सेंस कि जो हम चाहते हैं। कितने लोग ट्विटर पे लिखते रहते हैं, अगर किसी कोई पकड़ गया, कोई और रूम में पकड़ गया, और भाई ट्विटर पे तो ऐसी जंग छिड़ती है, असली चेहरा सामने, सबका असली चेहरा ऐसा ही है। हाँ। हमारे यहाँ कहावत है कि जब तक जो पकड़ा नहीं जाता वो तभी तक ईमानदार है। हाँ। इस संसार में जो मन से ऊपर जा चुका है बस वही ईमानदार होने का दावा कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आप ईमानदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? वो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार। पता नहीं, हो सकता है वो मन के ऊपर चले गए हो सकता है। देयर इज ऑलवेज। अब आप आलोचना नहीं कर पा रहे। नहीं, बात ऐसी नहीं है। हमें कभी ये नहीं पता होता। एनलाइटनमेंट का एक बड़ा प्यारा फीचर है। आप कभी जान नहीं सकते कि आदमी एनलाइटेंड है कि नहीं। कभी कभी मैं केजरीवाल जी की बातें सुनता हूँ, क्योंकि वो विपासना करते हैं। ही रेगुलरली गोज फॉर विपासना। ये क्या बात है, जो विपासना करने जा रहा है वो ईमानदारी होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो मन को समझने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि वो मन के ऊपर चलेगा। मैं नाटक कर सकती हूँ वहां पे जाकर के? मैं नहीं कर सकती। नहीं, ये तो वो आदमी बताएगा ना। ये सवाल आप उनसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तो आपसे इसलिए किया क्योंकि आपने कहा कि कोई ईमानदार नहीं है। जो ये कह रहा है वो झूठ हाँ, कह रहा है। मैंने ये कहा कि जो मन पे जी रहा है, जो मन पे जी रहा है। अगर केजरीवाल जी ईमानदार नहीं होते, जनता का कितना भला कर रहे हैं। बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। केंद्र सरकार भी दे रही है? नहीं दे रही। कहाँ दे रही? 20 राज्यों में उनकी सरकार है, कहाँ दे रही? क्यों, यूपी में दे रही है? क्या बिजली फ्री दे रही? बिजली फ्री नहीं दे रही है। पानी फ्री दे रही? नहीं। एजुकेशन, राशन तो दे रही है। राशन देना फ्री। केंद्र सरकार की तो हाँ, बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात। राशन फ्री दे रही। आहा, कितना प्यारी बात छेड़ दी। अभी खिंचाई करने वाले हैं मास्टर साहब ने, कितनी प्यारी बात कर दी। हाँ। केजरीवाल जी और भाजपा, केजरीवाल जी व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं शिक्षा देकर, और भाजपा लोगों को डिपेंडेंट बना रही भोजन देकर। जो आदमी भोजन खा रहा है दूसरे का, वो डिपेंडेंट, वो गुलाम बन जाएगा, और जो आदमी शिक्षा ले रहा है वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो कौन विजनरी लीडर हुआ? नहीं, वो मुफ्त की बिजली दें तो वो नहीं अपने ऊपर आश्रित कर रहे हैं लोगों को। मुफ्त की बिजली में आदमी पढ़ के बड़ा नहीं होगा। जर्मनी में मुफ्त खाना खा के आदमी बड़ा नहीं होगा। हाँ, डिपेंडेंट का खाना खा के फिर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। अरे जर्मनी में कहाँ मुफ्त का? साहब वाली बात नहीं, नहीं, जर्मनी में मुफ्त एजुकेशन है, मुफ्त स्वास्थ्य है। क्योंकि जितना ह्यूमन रिसोर्स मजबूत होगा उतनी ही तो कंट्री मजबूत होगी। 5 लाख ये भी दे रहे हैं आयुष्मान योजना के जरिए। किसको? हम इलाज। हमारे यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। हमारे यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है वो दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ हो गया? नहीं, हमारे इतने कम समय में हमारे यहाँ हो गया। एनीवेज गुड। हाँ, मतलब परिवर्तन तो होता रहना चाहिए। हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, वो दिखाई पड़ रहा है। हाँ। गली गली में दिखाई पड़ रहा है। मतलब गरीब आदमी सीधे तौर पर क्लिनिक में जाएगा, इलाज कराएगा, आएगा। आयुष्मान भारत का मैंने अभी तक मुझे याद नहीं कोई ऐड देखा हो जब लोगों ने कहा कि भैया हम फला अस्पताल में गए थे। किया होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इलेक्शन की कवरेज में मैं बताऊं, मैं लोगों से मिली, लोगों ने कहा कि आयुष्मान योजना में हमारा इलाज फ्री हो रहा है, हमारा ऑपरेशन फ्री हो रहा है, लेकिन जो टेस्ट होते हैं हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, ओके। जो प्री टेस्ट होता है और बाद की दवाइयां होती हैं, मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा हमें उनको उससे नाराजगी है कि भैया कोई रोग निकला तो उसके पहले जब डॉक्टर ने टेस्ट कराया वो 8,000 10,000 का था, तो उसका पैसा तो हमें देना पड़ा, तो उससे उनको नाराजगी है। लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन फ्री में हुआ उनका। अच्छा, तो आप तारीफ करोगे ना फिर? तो नहीं, तारीफ करने मैं तो बस सबकी तारीफ करता रहता हूँ। मैं अगर कोई भी आदमी अच्छा काम कर रहा है, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे यहाँ परसेप्शन है कि पॉलिटिक्स मतलब दुश्मनी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने संजीवनी कार्ड निकाला है। 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल या गवर्नमेंट अस्पताल में सारा मुफ्त होगा। मतलब टेस्ट भी मुफ्त में ही होगा। तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। और मतलब हंसने वाली बात नहीं है। मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से साफ है, मेरा कॉलर तुम्हारे कॉलर से ज्यादा चमक रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ठीक है, ओके, बढ़िया है। बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है।
अरे वाह, हाँ किसी के ऐसे ये तो चमत्कार। नहीं, हाँ बहुत अच्छा इंसान है, राजनीतिज्ञ मैंने नहीं कहा, दोनों में फर्क हो जाता है। ये मास्टर साहब वाली बात है, हाँ। समझाइए आप, मैं समझना चाहती हूँ। हाँ, आप ऐसे समझो आपका शिष्य बैठा है, हाँ ठीक है, आप क्लास में मुझे पढ़ा रहे हो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। P इज इक्वल टू P, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है हिस्ट्री का। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। तो जितने भी राजा महान हुए, कोई भी, चाहे वो हम अशोका द ग्रेट को ले लें या समुद्रगुप्त को ले लें, जितने भी राजा महान हुए, उन सबने इस फॉर्मूले को समझा कि यार पॉलिसी जो बनानी है ना, वो प्रायोरिटी के हिसाब से बनानी है। और जितने राजा फेल किए वो इस फॉर्मूले को समझ ही नहीं पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों कंट्री एक साथ पैदा हुई। चाइना को क्लियर था ये फॉर्मूला, तो उसने क्या किया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया कि द मोमेंट कंट्री विल बी इकोनॉमिकली पावरफुल, तो कंट्री विल बी पॉलिटिकली पावरफुल। ब्रिटेन के साथ ये हुआ, अमेरिका के साथ ये हुआ, एंड टुडे OnePlus competes with एप्पल। हाँ या ना? हाँ है ना? तो मोदी जी जब आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा नारा दिया, बड़ा प्यारा, बोला कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छी बात थी, सबको अच्छा लगा कि यार क्या प्रधानमंत्री बनने जा रहा आदमी, हमें महंगाई से बचाएगा। तो अब जब 2014 से 24 तक उन्होंने रूल किया, तो उन्हें उस महंगाई के लिए उन्होंने क्या किया, इसका डाटा पेश करना चाहिए था ना? नहीं करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल। अब उनकी तरफ से ऐड क्या आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। बोला हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे, क्योंकि साहब आपने अब से कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, और बाबा रामदेव जी ने आपको असिस्ट किया था कि 40 रुपए का। बाबा जी नाराज हो जाते हैं कभी कभी मुद्दे को लेकर, अगर ये बात उनसे छेड़ दिया है। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि जैसे आज इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं ना, फिर नाराज हो जाएंगे बाबा जी। मैं तो बाबा को बहुत मानता हूँ। हाँ। वो जो है, तो अभी क्या इलेक्शन चल रहे हैं, तो अब डिबेट का मुद्दा क्या होना चाहिए कि भाई आपने एजुकेशन में, आपके यहाँ कितने राज्य हैं आपके कब्जे में? बोले साहब 20 राज्य हैं। हाँ, तो कितना बजट आप देते हो एजुकेशन को? साहब हम 30% देते हैं, हम 35 देते हैं, हम 40 देते हैं। इस पे डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? भाई दिल्ली गवर्नमेंट अपने बजट का 25% अप्रोक्सीमेटली एजुकेशन को देता है, बता रहे हो, आप क्यों नहीं बता रहे हो? आप शीश महल आप दूसरी तरफ ले जा रहे हो पब्लिक को। आप पब्लिक को जो सुनना है वो नहीं बात कर रहे हो। कितनी प्यारी चीज होती है पॉलिटिक्स में डिबेट। डिबेट का मतलब क्या होता है कि आप बैठे हो, आपके साथ आपकी अपोजिशन बैठी हुई है, और दोनों आदमी अपने अपने काम पे चर्चा कर रहे हो। मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। मैं डिबेट इज अ वंडरफुल थिंग। नहीं, पर इस सरकार के पहले भी काम को लेके चर्चा कब हुई है सरकार और विपक्ष की? एक्चुअली मुझे जहां तक याद है, हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो हम BBC सुनते थे, एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बजट एनालिसिस। आज भी आप मेरा मोबाइल देखो, मैंने उसका ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो हम क्यों सुनते थे उसको? क्योंकि वो पूरा एनालाइज करता था। जैसे इराक वॉर हुआ तो अमेरिका ने फर्स्ट जब 91 में हमला किया इराक के ऊपर, तो एनालिसिस किया कि वॉर क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे वजह क्या है। तो 90s का जो दौर था, 80s का जो दौर था, हमें लगता था कि किसी ने कोई ऐसा मुद्दा उठाया था जिससे जनता को कुछ लेना देना ही नहीं है। आप सरकार हु इज अ गवर्नमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो उसे जनता को बताना चाहिए कि हम आपके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं। सरकारें बताती हैं। मुझे 90 के दशक, 80 का तो मुझे नहीं पता, पर 90 के दशक का भी जितना मैंने देखा है, फिर जितना मैंने पढ़ा है, वो जो आइडल सिचुएशन की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कभी, ये सरकार रही हो या इसके पहले की सरकारें नहीं हो। बहरहाल मैं, क्योंकि BBC का आपने मुद्दा छेड़ दिया, ये खुद ही आपके मुंह से निकल गया, तो वो BBC का आपका जो इंटरव्यू था वो बड़ा चर्चा में था, कंट्रोवर्सी में था। उसमें क्या गलत था, आपको क्या लगा? इंटरव्यू देखा था? हाँ, मतलब जितना उनकी तरफ से डाला गया है वो तो देखा है। कुछ भी गलत नहीं था उसमें। 2 वर्कर खड़े हुए थे, हमारे कार्यकर्ता थे, बाहर से आए हुए थे, और वो
मुझे बहुत मान रहे थे, मतलब मेरे मानने वाले थे, वो वेट कर रहे थे कि मैं निकलूं तो मेरे साथ सेल्फी ले ले। क्योंकि अगर हमें बीबीसी के पत्रकार को इंटरव्यू नहीं देना होता तो हम अपने ऑफिस में उसका सेटअप क्यों लगाते? सिंपल सी बात थी, हम मना कर देते कि आप जाओ भैया, मैं नहीं करना। हमने अपने ऑफिस में उसका सेटअप लगाया, ठीक। यानी हम रेडी हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अब वो 2 बच्चे जो शायद पंजाब से थे या हरियाणा से, जहां से भी रहे हो, उनको मेरे साथ सेल्फी लेनी थी, वो बेचारे बाहर खड़े थे। अच्छा, ये बीबीसी का जो हमारा पत्रकार था, ये वही सब क्वेश्चन जो आमतौर पे क्वेश्चन पूछना ही चाहिए वो पूछ रहा था, तो उन्हें लगा कि ये आदमी मास्टर को ग्रिल कर रहा है। तो भी क्या दिक्कत है? तो वो फैन है ना, वो पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी है। उनको लगा भैया को परेशान कर रहे हो तुम। वो घुस गए बेचारे अंदर, वो घुस गए। अब जो पार्टी के लोग हैं, जब तक उन्हें पता चले तब तक तो सारी चीजें हो चुकी थी। आपने टोका क्यों नहीं? मैंने टोका, मैंने कहा यार, अच्छा वो जो बीबीसी का पत्रकार था वो भी बेचारा यही कह रहा था कि उसको पता नहीं चला, उसको बाद में पता चला कि ये बाहर से आए सेल्फी लेने के लिए आए। भजन है, आपने सुना होगा, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। तो ये गमछा डाल के ये फिर आप हर जगह जाते हैं? नहीं, हर जगह तो नहीं जाते, हाँ। पर जाते हैं क्योंकि ये महाराज जलगार का गमछा है और हम जब उनके यहाँ जाते हैं तो हमें गमछा और गीता प्रसाद के रूप में मिलता है। तो मैंने दोनों आपके साथ हैं? हाँ, दोनों मेरे साथ है। तो मैं लल्लन टॉप पे गया था, पहली बार मैंने गमछा वहीं पहना था। तो उसके बाद ये गमछा ट्रेंड भी होने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ चीजों को बड़ा बैकवर्ड की निशानी मानते हैं। उनको पता नहीं होता कि ड्रेस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, ना उससे बैकवर्डनेस का कुछ लेना देना है, ना मॉडर्निटी का लेना देना है। अब लड़कियां शहरों में जीन्स पहनती हैं क्योंकि अर्बन सेंटर्स में उन्हें काम करने जाना होता है। तो जो आदमी वर्किंग होता है वो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ड्रेस पहनता है। हाँ। फिर दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, वर्किंग लड़कियां हैं वहां। तो जो वर्किंग लड़कियां हैं तो वर्क कल्चर के हिसाब से काम करे, कपड़ा पहनेंगे ना। भाई कोई लड़की फैक्ट्री में काम कर रही, साड़ी पहन लिया, फंस गई साड़ी मशीन में, फिर तो गई बेचारी। तो कपड़े का ज्योग्राफी और वर्क कल्चर से बहुत लेना देना होता है। जैसे मैकेनिक होते हैं तो ऊपर से ड्रेस पहनते। तो ऐसे हम, ये गमछा जो है वो हमारी कल्चर का एक पार्ट है, बाकी उसका कुछ कल्चर का पार्ट है। हाँ, ड्रेस इज रिलेटेड टू कल्चर। 2 चीज सीधे सीधे कल्चर से जुड़ी हुई है, एक फूड, एक ड्रेस। एंड कल्चर इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैं समझ गई, मास्टर साहब का गमछा और केजरीवाल जी का मफलर जो बड़ा फेमस रहा है। हाँ बिल्कुल, मफलर मैन के नाम से उनको लोग बुलाने लगे। आपकी मफलर नहीं निकला उनका, मैं इंटरव्यू देख रही हूँ, वो आपकी जैकेट में ही दे रहे हैं इंटरव्यू। नेचुरोपैथी हुई थी ना, बेचारे गए थे, बेंगलुरु गए थे, तो वहां पे नेचुरोपैथी, उनको वो है एलर्जेटिक अस्थमा है, तो ठंडक में उनको बहुत परेशानी होती है। मुझे थोड़ा बहुत उसकी प्रॉब्लम, मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम है। तो अगर मैं अपने कान कवर ना करूं ठंडक में तो इमीडिएटली मेरा गला जाम हो जाता है, टॉन्सिल बढ़ जाती है। तो इसलिए कैप मुझे ठंडक में पहननी होती है। ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, मतलब तुरंत ठंडक अटैक करती है। अब थोड़ा दिल्ली के ऊपर आते हैं, चर्चा करते हैं। आप तो नोएडा में रहते हैं, मैं भी नोएडा में रहती हूँ। मैं रहता हूँ वेस्ट विनोद नगर E40 में। अच्छा, मैं नोएडा में रहता था। मुझे बताया गया कि आप नोएडा से ही आ रहे हैं, तो आप तो जल्दी आ जाएंगे। ना हमारे स्टूडियो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन में किसी ने बताया, हाँ। E40 वेस्ट विनोद नगर, अम्बेडकर पार्क के सामने। तो अब आपने एड्रेस बता दिया तो सब लोग वैसे ही आ जाएंगे। आते ही रहते हैं, मिलते कि नहीं। हाँ, तो ये बताइए कि फिर तो दिल्ली में आप रह ही रहे। मैं भी बड़े साल रही हूँ। जब दिल्ली आई तो पहले लक्ष्मी नगर में रहती थी। वो सारे स्टूडेंट, वो सस्ता इलाका है तो वहीं जाके रहते हैं। मैं भी गरीब आदमी वहीं रह रहा है। फिर साउथ दिल्ली भी रही हूँ, मालवीय नगर, फिर मयूर विहार भी रही हूँ, अब नोएडा में हूँ। लेकिन ये जो जहरीली हवा है, मैं इसके ऊपर सवाल आपसे पूछूं उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रदूषण से क्या क्या बीमारी होती है, इससे आप अवेयर हैं? प्रदूषण इस ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सीधा मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए, क्योंकि मैं अगला कॉन्टेक्स्ट हाँ, प्रदूषण से क्या क्या बीमारी होती है, आपको क्या लगता है? फेफड़े खराब होते हैं वो तो सबको पता है, और क्या खराब होता है आपको? कैंसर हो सकता है। हाँ, और कैंसर हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मेरे 2 पॉडकास्ट अभी किए हैं डॉक्टर्स के साथ। एक तो कैंसर सर्जन के साथ है, उसके तो बड़े अच्छे व्यूज भी आए हैं, तकरीबन 22-23 लाख हो गए हैं। एक मैंने लंग सर्जन के साथ किया है। इन दोनों ने बताया कि
प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ये जो मोटापा है ना, ओबेसिटी, ओह वो भी बढ़ता है। वो भी होता है प्रदूषण से। स्ट्रेस होता है प्रदूषण से। वो चीजें, बाल झड़ते हैं प्रदूषण से। मतलब वो चीजें होती हैं जो हमें तो लगता है कि मतलब इसका कोई दूसरा रीजन होगा। तो दिल्ली सरकार शुद्ध वायु के ऊपर, और इन दोनों डॉक्टर्स ने कहा है, आप वो पॉडकास्ट अगर समय मिले तो आप देखिए, इन दोनों सरकार ने कहा है वोट मत देना जब तक जो दरवाजे पे आए वो ये कह ना दे कि प्रदूषण के लिए काम करेंगे। तो ये शिक्षा, अस्पताल बनवा दिया, फ्लाईओवर बनवा दिए। ये बात करते करते कभी किसी चुनाव में प्रदूषण के ऊपर क्यों नहीं बोलते केजरीवाल, या आपकी पार्टी क्यों नहीं बोलती? प्रदूषण के लिए एक तो ऑड इवन का नियम लागू हुआ। प्रदूषण के लिए गाइडलाइंस बनाई गई कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेके गाइडलाइंस बनाई गई कि आप ऐसा नहीं करोगे। प्रदूषण के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लॉ पारित किया कि जितनी भी डीजल की गाड़ियां हैं 10 साल वो सड़क पे नहीं चलेंगी। जितनी भी BS4 की गाड़ियां हैं वो दिल्ली में नहीं चलेंगी। तो एक आदमी ने कदम लेना शुरू किया ना, ऐसा थोड़ी एक काम किया, उसने कदम लेना शुरू किया, प्रदूषण भयावह बनता चला गया। उसके लिए सिर्फ दिल्ली जिम्मेदार नहीं है। जैसे जब अक्टूबर का महीना आता है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप कन्विंस मुझे कर ना देंगे बिल्कुल इस जवाब से। बिल्कुल मैं करूंगा। जब अक्टूबर का महीना आता है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो गेहूं की फसल कटती है, फिर पराली जलाई जाती है। पराली किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसके लिए सॉफ्टेस्ट ऑप्शन ये होता है कि भाई इसको जला के खत्म करो, ये हमारे लिए पोटाश का काम कर देगी और एक हमारा बोझ खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर के आसपास ही दीपावली भी आती है। दीपावली से एक दिन पहले पोल्यूशन इंडेक्स कितना था? कम था, चलो मैंने बहुत कम था, बहुत कम था। क्या पब्लिक की अवेयरनेस? ग्रीन पटाखे तो आपने कर ही दिए थे ना, कितने पटाखे दिल्ली में नहीं छूटे हैं? ईमानदारी से आप बताइए कि दिल्ली के जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने मैंने कितने? पटाखों की बात ही नहीं की। तो दिवाली की बात मैं का कहा मतलब, दिवाली आपने कहा दिवाली के एक दिन पहले कितना था? मैंने पटाखा शब्द इस्तेमाल किया। तो दिवाली शब्द का अरे मैं पूरा तो कर लूं बात को। अच्छा सॉरी। हाँ, तो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट सहूलियत के लिए आती है। हमारा एक इंडियन रेलवे है, एक हमारा मेट्रो है दिल्ली का। दिल्ली मेट्रो पे कहीं एक पीस ऑफ पेपर दिखाई पड़ता है? स्पिटिंग दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। इंडियन रेलवे पे जहां लिखा है यहां थूकना मना है, वही लोगों ने थूक रखा है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो पब्लिक अवेयरनेस होती है किसी बात को लेकर, उसका भी बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट तो करेगी, भाई गवर्नमेंट का काम ही क्या है? गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि साहब पब्लिक नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो करेगी ही करेगी, एकदम करेगी। अब इतना सब काम करने के बावजूद हमने एयर प्यूरिफायर्स, आपने देखा दिल्ली के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे लगे हुए हैं। आप ITO की तरफ कभी गए हो? वहां आपने देखा एक बड़ा सा टावर लगा हुआ है। आप सीपी में लगा हुआ सीपी में लगा हुआ है। ऐसे कई सारे सेंटर्स है जहां पे लगा हुआ। इनके साथ साथ आपने एक और चीज देखी होगी, जो स्प्रिंग करते हैं वाटर, वो कराया जाता है। अब क्या है कि भगवान दुआ से बारिश हो गई तो पोल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट उसको एक मेजर कंसर्न मान रही है, बहुत मेजर कंसर्न मान रही है, क्योंकि दिल्ली तो उससे परेशान होता ही होता है। तो मेरे ख्याल से अब इस बार चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा पोल्यूशन कंट्रोल। तो भाई अगर कोशिश को सराहना मिलनी चाहिए तो फिर तो हर सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो गई बात। आपने आप आदमी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता थे सबको बंद कर दिया, किया ना? क्यों किया? प्रदूषण पे बात हो रही है। हाँ वही उसी पे मैं आ रहा हूँ हाँ। मैं उससे जा थोड़ी रहा हूं अलग। हाँ। सारे शीर्ष नेताओं को आपने बंद कर दिया। दिल्ली को आपने LG को सौंप दिया। जब चुनाव आता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां कम से कम एक काम करती हैं कि यार चुनाव तक सब कुछ ठीक कर लो किसी तरह से। क्यों? क्योंकि आपको वोट मांगने जाना है, और जब आपको वोट मांगने जाना है और सब कुछ ठीक रहेगा तो जनता कुछ दिखाई नहीं पाएगी। अभी क्या हुआ? उल्टा हो गया।
अभी मैं जहां जा रहा हूं तो लोग मुझसे कह रहे भैया इधर आइए भैया, ये पार्क देखिए भैया, भैया इधर आइए भैया, सीवर देखिए भैया। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया था कि इनके नेताओं को अंदर करो, इनकी जो विकास की धारा चल रही, काम चल रहा है, ये सब रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा तो उसके बाद जब ये बाहर आएंगे तो इनके पास टाइम ही नहीं होगा कि इन सबको प्रमोट कर सके। और उसी सिचुएशन में इलेक्शन में जाएंगे और जनता होगी गुस्सा और हमारा काम निकल जाएगा। अब मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब निर्दोष हैं? नहीं, मैंने कहा। मुझे तो नहीं पता कि वो दोषी हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि वो निर्दोष हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी गोधरा कांड में फंसे, सीएम बने रहे ना कि छोड़ दिए थे? नहीं, बने रहे, पीएम बने। तो कोर्ट ने जब क्लीन चिट दी तो सबने एक्सेप्ट किया ना। तो हम कोर्ट के फैसले का क्यों ना इंतजार करें? ना आप जज बनो ना हम जज बने। अब मोदी जी अगर गोधरा कांड में उनको क्लीन चिट कहते, कैसे मोदी जी कहते हैं कि अरे कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दिया है, तो हम वेट करेंगे उसका। ऐसे देखो आप, हमारे दोस्त सब वोकल है, चढ़ रहे हैं एकदम से। तो मैं मान लूं कि राजनीति में जिसके ऊपर भी आरोप लगा है, अगर वो वोकल है तो वो निर्दोष है। अगर लगाने की क्या जरूरत है? अगर लगाने की क्या जरूरत है? जैसे लोग अगर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वोकल है इसका मतलब वो निर्दोष है। अगर का मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेता शांत हो गए हैं, बोलते ही नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे नेता देखे थे, जब 2014 के बाद गवर्नमेंट आई थी तो मैंने ऐसे ऐसे लीडर देखे थे जो बोलते थे ऐसा है वैसा है, हम मोदी जी से डरते थोड़ी है। सब शांत हो गए। नाम इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये राजनीति की निशानी है। नहीं, मैं याद कर लेता अरे इतनी पुरानी पुरानी बातें आपको याद हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग नहीं, आप टाइम लो, याद करो। नहीं, मैं बीच में बता दूंगा एक आध नाम। आप टाइम लो, आप याद करो कौन से नेता थे। नहीं, है अब ठीक है, मैं याद कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे क्लिक नहीं कर रहा, पर मैं बताऊंगा जरूर। मैंने सही पकड़ा है, आप एकदम मजे हुए। चंद्रा बाबू नायडू, हाँ। नीतीश कुमार जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन अब दोबारा कभी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। वो तो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। अब पर्सनालिटी हो गई। हाँ। मतलब हम एग्जाम्पल दें तो पर्सनालिटी हो गई। हम एग्जाम्पल दें तो पर्सनालिटी हो गई। तो मतलब चंद्रबाबू नायडू कह रहा ओ मोदी जी इज नॉट अ नेशनल लीडर। मैं तो उनका चेहरा ही देख रहा था कि अरे नायडू साहब, मोदी जी इज नॉट, तो मुझे लगा कि शायद बुराई कर रहे होंगे। तो कह रहे मोदी जी इज नॉट अ नेशनल लीडर। तो मुझे लगा शायद अब इन्होंने पाला बदल दिया, हमारी तरफ आने वाले हैं शायद। तो फिर बोलते हैं, अगली लाइन बोलते हैं ही इज अ इंटरनेशनल लीडर। अरे मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू साहब ये क्या कर रहे हो? चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, अप्रिशिएबल है, हर आदमी की चॉइस है। अच्छा, उन्हीं दो का आप नाम गिना रहे हो जो इस समय नीचे से एक पाया खिसका सकते हैं, है ना ऐसी स्थिति? पता नहीं, खिसका ही दें किसी दिन। लेकिन नहीं, वही वाली बात है ना कि सब वोकल नहीं हो सकते। वोकल होने के लिए बहुत आंतरिक निर्दोषता चाहिए होती है। मतलब जब तक आप अंदर से निर्दोष नहीं है ना, आपको डर सताया रहेगा, डरे रहेंगे आप। हमारे घरों में हम कैसे पकड़े जाते थे? जैसे हम बाहर से आए तो अगर हमने कोई गलत काम किया, मान लो गलत मतलब इन सेंस सिगरेट पी लिया और माँ ने कहाँ है, तो हम तुरंत बैकफुट हो जाते थे, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे में वो पकड़ लेती थी। और जहां पर हम एकदम इनोसेंट होते थे तो हम खुल के बोलते थे कि बाहर गए थे, पापा ने कहा था जाओ चना ले आओ आधा किलो, चना आप क्या समझती हो? तो वो एक ह्यूमन नेचर है। आप ऐसे ही परखते हैं किसी को? हाँ, कोशिश करते हैं परखने की कि ये एक पैरामीटर। मेरे अंदर वो गुण हो नैसर्गिक, तो हम अप्रिशिएट करेंगे आपके इस गुण का। हम तारीफ करेंगे आपके इस गुण की, अगर ऐसा है तो। हाँ, कोई राजनीतिज्ञ है ऐसा? कौन? कोई भी जो झूठ बोल के भी एकदम वोकल रहे? तथ्य देना पड़ेगा। अभी मोदी जी ने एक बात कही बड़ी प्यारी। उन्होंने कहा कि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। और इलेक्शन के पहले क्या कहा था?
कि मैं और हाँ, कैसे कर लेते हैं, मतलब अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा वो है कि भाई हाँ ठीक है। और जिस तरह से वो सभाओं में बोलते हैं कि भाई हम एक हैं तो सेफ हैं, तो किसके लिए कह रहे हैं वो? एक तरफ तो आप मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे चद्दर भेजते हो चादर चढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ आप कहते हो एक है कि ये तो सेफ है। तो ये जो ड्युअलिटिक दबंगई है, ये कहां से लाते हो आप? आपको नहीं लगता कि आप पकड़े जाओगे, लोग आपको देख रहे होंगे, क्या कहेंगे लोग आपको? देख तो रहे ही है ना लोग। ऐसे एक एग्जांपल आ गया तो मैंने कहा दे देता। केजरीवाल जी जब वोकल होते हैं तो वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और वही पैरामीटर अगर मैंने गलती से इधर सेट कर दिया होता तो आप तो कह रहे हैं कि वो उनकी योग्यता है कि वो वोकल भी हैं लेकिन ईमानदार भी नहीं है। मतलब नहीं, मैंने ये मैथ का कहा, रूल तो एक ही होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा मैथ में एक चीज और होती है, एक्सेप्शन। साइंस जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड और होता है, एक्सेप्शन। तो हम कभी कभी एक्सेप्शन को भी तारीफ नहीं कर पा रहे ना अब आप बीजेपी। नहीं आ रहा है कहाँ, मतलब अच्छा एक मुझे ये बात बताओ आप, फिर ये तारीफ शब्द बड़ा प्यारा है, मुझसे बहुत लोगों ने कहा आप राहुल जी की तारीफ करते थे, आप मोदी जी की तारीफ करते थे। पुरानी तारीफ करना एक पॉजिटिव गुण है। तारीफ करना, मुझे नहीं लगता कि किसी की तारीफ करने से आप कुछ खोते हो। तो खुल के आप करिए ना तारीफ। अब तो आप उसमें वो बीच से ऐसे चोर दरवाजा किसकी तारीफ? आप बताओ किसकी तारीफ? अरे आप सीधा आपने एक नियम बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं क्योंकि वो वोकल हैं, यही गुण होता है, नहीं तो आदमी डरता है। फिर आपने कहा मोदी जी वोकल हैं लेकिन ये तो गुण है उनका क्योंकि वो ईमानदार तो नहीं। तो हम किसकी, आप बताओ, हम तारीफ कर देते हैं, आप बताओ किसकी करना है ना। मैं ऐसे में थोड़ी जबरदस्ती करवा सकती हूँ, वो भी मास्टर साहब से। हाँ। नहीं, जब तारीफ करने का समय आएगा तो मैं निश्चित तौर पर तारीफ करूंगा। और तारीफ करना, भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी अपोजिशन के लीडर थे, और जब बांग्लादेश का वॉर हुआ तो ऐसा मैंने सुना है कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी की तुलना दुर्गा जी से की थी, किया ना। तो जब आप किसी की अचीवमेंट होती है, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं। वही तो नहीं दिखाई दे रही ना विपक्ष में भी कि वो विपक्ष में थे उस समय, सत्ता पक्ष की तारीफ की उन्होंने। हाँ। अब विपक्ष का कोई नेता करता ही सत्ता पक्ष की तारीफ नहीं, नेता की, उस अचीवमेंट की, अचीवमेंट की। हाँ। कि भाई बहुत अच्छा अचीवमेंट, वेरी गुड, एकदम होना चाहिए। अच्छा, इस पॉडकास्ट में ना 2 बार आपने जिक्र कर दिया बंटोगे तो कटोगे का। ये ऐसे चुभ गया है, मुझे लग रहा है ये नारा या ये बात कहीं टीस मुझे दिखाई दे रही है मेरे बिना पूछे, क्योंकि ये सवाल तो क्या होता है ना, पूछना पड़ता है तब उस पर रिएक्शन आता है। आपने 2 बार इस चीज का जिक्र कर दिया, कहाँ चुभा है? हमारा एक गाना है बड़ा प्यारा सा, मुझे लगता है हर भारतीय को सुनना चाहिए। मनोज कुमार जी पे फिल्माया गया है, बहुत प्यारा, मतलब वो भारत का दर्शन है प्रीत जहां की रीत सदा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है कि जब 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो उस गाने की लाइनें आगे हैं कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्रेम निभाना आता है। ये हमारा देश है। है ना कि शायर का नाम शायद मुझे याद नहीं रहा, पर उन्होंने कहा कि हर आदमी का खून इस मिट्टी में शामिल है, सबका, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबको आगे बढ़ाना है। सब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ 1857 के बाद, उसमें कोई एक समुदाय है जो नहीं लड़ा है, सब लड़े हैं, सब मरे हैं, सबने अपना बलिदान दिया है, सबका सैक्रिफाइस शामिल है। तो हमें सबको लेके नहीं चलना है, नहीं चलना है। तो जब सबको लेके चलना है, भाई गांधी जी ने 1930 में एक मुद्दा बनाया। मैं तो जब उसको पहली बार पढ़ा, मैं अपने चेयर पे जहां बैठा था ना, मैं खड़ा हो गया, प्रणाम किया से गांधी जी को। मैंने कहा यार क्या बात है, क्या मुद्दा है? सॉल्ट सत्याग्रह। 1930 सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब कोई कह सकता है कि भाई साहब सॉल्ट से मेरा नाता नहीं है? मुसलमान कहेगा नहीं, हिंदू कहेगा नहीं, नमक तो सभी खाते हैं। मुद्दा वो हो जिसमें सारे देश के लोग एक साथ आके खड़े हो जाए कि भैया हमारा भी मुद्दा है।
अगर हम अपने ही देश में पोलराइजेशन कर देंगे फिर तो चाइना को हमें तोड़ना कितना आसान हो जाएगा। भाई रावण की सबसे बड़ी गलती क्या है? विभीषण के साथ बदतमीजी करना। मैं टोक रही हूँ आपको, पोलराइजेशन पहले नहीं हुआ था देश में, अब हो रहा है 2014 के बाद। कब हुआ था? पहले की सरकारों के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो क्या मुसलमानों के लिए और यादवों के वोट के लिए राजनीति नहीं हुई है वोट बैंक की? इस देश में क्या धर्म देख करके टिकट नहीं बांटे जाते हैं? क्या जाति देख के टिकट कौन सी पार्टी है जो नहीं देती है? आम आदमी पार्टी। फिर भटका। अरे फिर वही बात है, मैं कोई बात कह रहे हैं आप। मैं कोई बात कह दूं तो मतलब मुझे मैं बताऊं मैं बताऊं भैया, मुझे लगा आप मुझसे सवाल कर रहे हो कौन पार्टी नहीं बांटती। विषय मुझे लगा नहीं, हमें लगा सवाल है तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी। बोल रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी तो इन सारी कुरीतियों से देश को बाहर निकालने के लिए ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ क्रिटिसाइज बीजेपी को पोलराइजेशन के लिए क्यों? सवाल ये था मास्टर साहब मेरा। नहीं, तो मैंने जवाब दिया ना। मैं एक शिक्षक हूं। 2023 से मैं कह रहा था कि मुझे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करनी है, लगभग सारे मंचों पे कह रहा। तो सबको पता था क्या कांग्रेस का, बीजेपी, सबको पता था, लेकिन मुझे बुलाया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। क्या इस स्टेप को अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। नहीं, क्यों? अब फिर वही बात है, हो सकता है मेरे विचार अलग आपके अलग हो। मेरे हिसाब से मेरी विचारधारा जहां मिलेगी, जहां मैं जाना चाहता हूं, जिस जगह पर मुझे लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा सदुपयोग होगा, अगर वो जगह मुझे नहीं मिलती है तो मेरी विचारधारा जिसके साथ मैच नहीं होती, अब आप वो भले कह दें कि मेरी विचारधारा तो उन्हीं के साथ मैच हो रही है, तो जहां नहीं मैच होती है वो मुझे बुलाएगा भी, आवाभगत करेगा भी, तो मैं उसकी मेहमान नवाजी स्वीकार कर लूंगी। वहां बस नहीं जाऊंगी, बसूंगी मैं वहां जो मेरा उद्देश्य होगा, बसूंगी मैं वहां जहां पे मुझे लगता है मेरा सबसे ज्यादा सदुपयोग होगा और देश के लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। इसलिए थोड़ी कि किसी ने बुलाया तो मैं चली जाऊं। बहुत अच्छा, ऐसा मेरा मानना। हाँ। कोई भी देश ताकतवर कब बनता है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो। नहीं, कोई भी देश ताकतवर कब बनता है? जब उसका ह्यूमन रिसोर्स मजबूत हो, है ना? भाई कितना भी नेचुरल रिसोर्स हो, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स, मान लो आपके घर में 1000 बीघा खेत है और आपके 2 भाई हैं और एक खूब नशा करता है, एक दिन भर जुआ खेलता है, तो उस 1000 बीघा खेत का कोई फायदा होगा? नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन आपके पास कोई खेत नहीं है और आपके 2 भाई हैं और एक आईएएस है और एक इंडिया का सबसे बड़ा सर्जन है, तो घर में विकास होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत स्ट्रांग है। तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत कर दो। कैसे? उसके 2 पिलर है, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। एक चीज और कॉमन है, आज के पहले के उनके जितने साथी थे आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य, वो भी अरविंद केजरीवाल की ऐसे ही तारीफ करते थे। आप भी अरविंद केजरीवाल की ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं। वो साथ छोड़ छोड़ के चले गए, आप कब तक साथ निभाएंगे? वो साथ के छोड़ कर नहीं गए, मजबूर कर दिया गया, ऐसा वो कहते हैं। नहीं, मजबूर भी नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, O is equal to D. ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स ऑन डिसिप्लिन। जब भी कोई आदमी ऑर्गेनाइजेशन को सुपरसीड करने की कोशिश करता है तो उसे जाना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर स्कूल में टाइम टेबल स्टूडेंट डिसाइड करेगा तो प्रिंसिपल क्या करेगा? तो फिर तो स्कूल चलेगा ही नहीं। किसी को मजबूर नहीं किया गया था। मतलब आप रहेंगे लंबा आम आदमी पार्टी में? लंबा रहना, आम आदमी पार्टी में रहना, ये सब बिल्कुल अलग बातें हैं, एकदम अलग बात है। किसी चीज पर फ्यूचरिस्टिक जवाब देना कि साहब ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो इस देश को ताकतवर बनाने के रास्ते पे चल रहा है, इस देश के युवाओं को जगाने के रास्ते पे चल रहा है, इस देश की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। पहले आप बीजेपी के साथ जाना चाहते थे?
हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय आपको फिर यही लगा होगा ना कि ये भी देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, ये भी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है? नहीं, हाँ बिल्कुल, मुझे ये लगा था कि रूलिंग पार्टी है। फंस गए? हाँ नहीं नहीं, बता रहे फंसे ही नहीं। मुझे लगा था रूलिंग पार्टी है और ये मेरी बात को समझेगी। मैं जब अंदर जाऊंगा, इनके साथ बैठूंगा, तो मैं इनको तरीके बताऊंगा। जैसे इसमें तरीके लिखे हुए हैं कि बुद्धि को स्थिर करना हो तो इंद्रियों को संभाल लो। 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि अगर बुद्धि को स्थिर करना हो, जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो मेंटल अनस्टेबिलिटी से परेशान है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर बुद्धि को स्थिर करना हो तो इंद्रियों को संभाल लो, बाकी कोई रास्ता ही नहीं है। तो मुझे ये लगा था कि ये रूलिंग पार्टी है, सेंटर में है, और मैं इनके साथ अगर बैठूंगा तो मैं इनको कुछ सूत्र बता दूंगा कि लगा लो, तो यार अगले 2-4-5 साल में देश की स्थिति बदल जाएगी। ये मेरा मानना था। पर उन्होंने लगा नहीं, हमें तो सब आता है, तुम यहाँ आके क्या करोगे। अच्छा। बात ही खत्म हो गई। ये बताइए, जेल जाने का आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक मतलब सिलसिला बीते दिनों हमने देखा कि चला। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि हमने तो सुना है आतिशी जी को भी फंसाया जा रहा है, आतिशी जी को भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अब अवध ओझा साहब भी हैं आम आदमी पार्टी में। अगला स्टेटमेंट फिर ये भी आ सकता है कि अवध ओझा जी को भी फंसाने की तैयारी की जा रही है, मास्टर साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो जेल वेल जाने का योग ऐसा कुंडली मुंडली दिखवा ली है तो नहीं? डॉक्टर ओम मनोहर लोहिया, उनका स्टेटमेंट है बड़ा प्यारा कि एक असली नेता 2 ही जगह रहता है, या तो रेल में या तो जेल में। तो नेता के लिए कौन सी बड़ी बात है? नए नए नेता बने आप, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। जिस चीज की जो एलिजिबिलिटी होती है उसे तो पूरा करना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो महान नेता अवध ओझा तब बनेंगे जब जेल जाएंगे। जैसी भगवान की मर्जी, अब गॉड इज ग्रेट, प्रभु जो करे। मुझे ये बताइए, लड़ाई वड़ाई अब तो मुझे लगता है आप नहीं करते हैं, बड़े शांत और आपने भगवान कृष्ण को देखा है मूर्ति उनकी? हाँ। सबसे ज्यादा किसके साथ दिखाई पड़े वो? राधा रानी के साथ, बांसुरी के साथ। अच्छा, मुझे लगा आप किसी आदमी की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने अर्जुन रुक्मिणी हाँ, बांसुरी के साथ, ठीक बात, मोरपंख बांसुरी, हाँ, है ना? ऐसे ही मनुष्य को होना चाहिए। चक्र उनके पास तब आता है जब जरूरत पड़ती। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे हमारे देश में पहले हर आदमी को विद्या के साथ युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। हमारा देश बसा ही ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है कि हमारे देश के जो चारों तरफ देश है वो बेचारे ज्योग्राफिकल भी बड़े टफ देश है। जैसे नेपाल है, अफगानिस्तान है, यहाँ की टेरेन टफ है। तो जब भी भारत कमजोर पड़ता है तो यहाँ के लोग भारत की तरफ भागते हैं। आपने गौर किया, हमारी हिस्ट्री में फॉरेन इन्वेजन इज अ कॉमन फिनोमेना। आर्यन, शाकास, कुशान्स, हुन्स, टर्क्स, मंगोल्स, मुगल्स। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो सोने की चिड़िया है, फर्टाइल लैंड है, और ये हमारे पड़ोसी बेचारे। तो जैसे ही भारत कमजोर होता है वैसे ही अंदर भाग आते हैं। मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन हुई, शक कुषाण अंदर आ गए। गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन हुई, हूण अंदर आ गए। राजपूत डिक्लाइन हुए, टर्क्स अंदर आ गए। टर्क डिक्लाइन हुए, मुगल्स अंदर आ गए। तो हमारे यहां इसलिए ट्रेनिंग दी जाती थी दोनों की कि आप संस्कृत भी पढ़ोगे, न चौरहार्यम, न भ्रत भाज्यम, न राजहार्यम, न च भारकार, वे करते वर्धते ओम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये तो हो गया ज्ञान। और दूसरी तरफ तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी। किस लिए? किसी को सताने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म मतलब इंसान को बचाने के लिए, किसी के साथ अन्याय ना होना पाए, बुरा ना होने पाए। तो ये हमारे देश का एक कॉमन फीचर था। आपने उदाहरण दिया बड़ा सारा, ये डिक्लाइन हुआ तो ये आ गया, ये डिक्लाइन हुआ तो ये आ गया, ये डिक्लाइन हुआ तो ये आ गया। अभी कौन डिक्लाइन हुआ कि रोहिंग्या आ गया? हाँ, नड्डा जी ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या से कंपेयर कराया था। अच्छे सज्जन नेता है नड्डा जी, बहुत सज्जन है, लेकिन उन्होंने हम ही पूर्वांचलियों को ही बता दिया रोहिंग्या, पूर्वांचली रोहिंग्या है। उस पे संजय भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, कहीं वो भी शामिल थे किसी डिबेट में।
तो बोले यार सेंटर में आपकी गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री आपके पास, ये बांग्लादेशी असम पहुंचता है, बंगाल पहुंचता है, फिर वहां से दिल्ली तक आता है, आपकी एजेंसीज कर क्या रही हैं? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? होम मिनिस्टर की। करो रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, तो कौन? रोहिंग्या का दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड बन गया है, आधार कार्ड बन गया है। आया कैसे यहां तक? आया तो आप ही की वजह से ना। अगर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और आपका बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रांग होता, आ ही नहीं पाते। तो जब आ ही नहीं पाते तो बनता ही नहीं। है दिल्ली में रोहिंग्या है, मुझे तो नहीं दिखे कहीं। अब ये लोग कह रहे हैं तो हो सकता है, पर मुझे पता नहीं। रोहिंग्या के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स तो आते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो आते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये मुद्दा तो है ही है। पर अभी जिस तरह से उठाया जा रहा है कि भाई ये वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि चलो ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, पर आ तो आपकी वजह से रहे हैं। आप बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, रूट्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आ ही ना पाए। जब आ ही नहीं पाएंगे तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बनेगा। नेता और शिक्षक का कोई गुण ऐसा होता है? दोनों को एक बहुत हाई लेवल का पेशेंस चाहिए, बहुत हाई। मास्टर साहब को भी? हाँ, बहुत हाई लेवल का। मतलब अगर पेशेंस नहीं है तो आप ना तो शिक्षक बन सकते हैं और ना ही नेता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपके अंदर पेशेंस है? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं भी है। हाँ, कभी कभी तो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब मैं टेढ़े मेढ़े सवाल पूछूं तो? हाँ बिल्कुल पूछो आप। है ना, वो पेशेंस ऐसे लूज हो जाएगा ऐसा वाला नहीं होगा? ना 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 ना। यमुना किसने गंदी करी है? यमुना पर अरविंद केजरीवाल जी का अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, कि एक इंडियन पॉलिटिशियन सॉरी बोल रहा है कि हम ये काम नहीं कर पाए पब्लिकली। आपने देखा ही होगा, बोला ना कि ठीक है, हमसे, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, हमने कहा था पर नहीं किया। हाँ, कितनी बड़ी बात है। और अगर आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा है, वो आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये हमसे गलती हो गई है, आप भगवान बन जाइए उसे माफ करके। सही से बताइएगा, एकदम सच्चा वाला, और नहीं तो कैमरा ऑफ होने के बाद बता देना कि ऐसे बुराई नहीं कर सकते ना आम आदमी पार्टी के किसी। करेंगे ना आप, ऐसा कुछ सवाल करो कि मैं करूं, आप कुछ ऐसा पूछो कि मैं करूं। आप खुद बता दो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कोई एक नीति जो आपको नहीं पसंद आई, नहीं होना चाहिए था, गलती कर दी। एक, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें एक काम, फंसाया है मैंने? नहीं फंसाया नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्हें चुपचाप जैसे ये देश चल रहा था वैसे चलते देना चाहिए था। उन्हें ये सपना लेकर नहीं आना चाहिए था कि मुझे इस देश को महान बनाना है, मुझे इस देश की शिक्षा को सुधारना है, मुझे इस देश में जातिपात खत्म करना है, मुझे इस देश को संप्रदायवाद से मुक्त करना है। अरे मैं कोई बात, मतलब मैं बोलूं ही ना भाई, मैंने कहा ये उन्होंने जो सपना बनाया। मैं बताती हूँ, जब आपको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे तो आपको भी पता होगा, बच्चों को आप तैयार करते हैं, उनको कहते हैं सुनो, इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाए अपनी कोई एक वीकनेस बताओ, तो कहना मेरा हार्ड वर्क। पूछे इंटरव्यू में कोई एक वीकनेस बताना, तो कहना मेरा पेशेंस। सर मेरा हार्ड वर्क ही है जो मेरी कमी है, मेरा हार्ड वर्क ही है कि जो मैं लगा रहता हूं हर समय, दिन रात नहीं देखता और बाकी लोग मौज काटते हैं, तो वो आपकी कमी नहीं बनेगा। वो पूछ भी रहे हैं आपकी कमी, लेकिन आप बताना मेरा पेशेंस। तो आप पैसे वाला काम करो। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कमी पूछी थी। देख तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। कमी है ये क्या कमी है? अरे इसके जरिए भी आपने तो कर दिया, क्या कहते हैं, चुनावी प्रचार प्रसार। पर मैंने कहा गया, ये सेंटेंस भी कोई सुनेगा तो कहेगा ये देखो वो आदमी है जिसने ये सपना देखा। चुनावी प्रचार कर दिया आपने। अच्छा, सवाल के जवाब में भी। हाँ, कभी जनरल में सफर किया? हाँ, ट्रेन में एक आधी बार। हाँ, किया। अब तो बीइंग अ गर्ल अवॉइड करती हूँ ऑनेस्टली। भीड़ होती है, कोई शोशेबाजी और हाँ भीड़ होती है, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। अब तो एसी में ही सफर होता होगा, तो जनरल से एसी में आना अच्छा है, ऑब्वियसली, है ना? एसी से जनरल में जाना
बहुत कष्टदायी है। बहुत कष्टदायी है। एक आदमी IITN है, IIM का प्रोडक्ट है, IRS है, और सिर्फ AC में रहता है। वो आदमी अपने सारी सुख सुविधा को छोड़कर सब, गर्मी, धूप, बारिश, अरे माला मतलब मैं ऐसा कोई बात में तथ्य के विपरीत करता हूं। पावर का नशा क्या होता है ना, ये मुझे लगता नहीं। आप कहाँ इतने ज्ञानी और कहाँ मैं इतनी अज्ञानी। पावर का नशा वो होता है जिसके लिए आदमी AC छोड़ देगा। अच्छा, मुझे एक आप पॉलिटिशियन बताइए जिसके पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने हिसाब से रह ले। फिर भी ऐसे कितने पॉलिटिशियन है जो फटी चप्पल और सूती कपड़े में घूम रहे हैं। पावर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप AC से नहीं कंपेयर कर सकते। काश आपकी ये बात इस देश की जनता समझ पाती कि हमें किसको नेता चुनना। जैसे मैं अभी पटपटगंज विधानसभा गया हूं, तो मुझे लगता है कि शायद जितने भी कैंडिडेट होंगे उनमें से शायद मैं एक अच्छा कैंडिडेट होऊंगा, और भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मैं ही हूं। तो अब जनता को डिसाइड करना होगा किसको चुनना है ना। तो जनता किस, बड़ा अच्छा हुआ ये सिलेक्शन में जो मैंने पार्टिसिपेट किया। पहले मुझे एक चीज बड़ा हॉन्ट करती थी, मैं सोचता था कि यार ये हमारे देश की जनता इतनी समझदार, इतनी प्यारी है। बहुत लोग हमारे साथ के डायलॉग मारते हैं, भैया हम उड़ती चिड़िया का पंख गिन लेते हैं। हमने कहा अच्छा, इतने बड़े तीरंदाज हो, चलो अच्छी बात है, गिन लेते हो। एक चीज मुझे पकड़ में आई बड़ी जबरदस्त सी, मैं उसको मिस कर रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। इस देश के जो ज्यादातर नेता हैं वो क्या करते हैं, जनता की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? जनता का काम क्या है, नेता का काम क्या है, जनता का काम करना। इसीलिए तो उसे अपना प्रतिनिधि बनाती है कि भाई देख, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, पर हमारे वाटर, हाइजीन, एजुकेशन ये सब तुम संभालोगे, ठीक है। तो नेता को काम करना है। और इन केस अगर किसी को दुख पड़ गया है तो नेता को वहां उसके साथ खड़ा होना है। भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई आदमी बीमार पड़ गया और एक्यूट बीमार पड़ गया तो मुझे उसके साथ जाके खड़ा होना है। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हर आदमी के घर के बच्चे के मुंडन में मैं जाने लगूं, हर बच्चे के बर्थडे में मैं जाने लगूं, तो मैं जनता का काम कब करूंगा। मैंने बड़ी प्यारी चीज देखी, भैया मुंडन में, मुंडन है, मुंडन है, हाँ तो अच्छी बात है, मुंडन है, बधाई दो। नहीं, आपको भैया चलना पड़ेगा। भाई किसी की डेथ हो गई है तो मुझे जाना है, कोई बीमार है तो मुझे जाना है। मैं अभी पदयात्रा कर रहा था तो जवाहर कैंप में गया, एक आदमी का पैर टूट गया है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा था। मैंने अपने नंबर पे नोट कराया कि नहीं यार देखो उसका केयर करो, कैसे भी करना है। फिर एक बड़ी चीज, भैया सब पैर छूते हैं भैया, मतलब जनता पैर छूने पे वोट देगी। मैं इस मंच से इस देश की जनता को कहना चाहता हूं, कृपया करके अहंकार की संतुष्टि को वोट देने का आधार ना बनाए। अगर IPS IAS आपके लिए काम करते हैं, वो आके पैर छूने लगे, वो आपका पैर छू रहा है क्योंकि उसको आपका गला काटना है। या कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत है, मतलब एक संस्कार ही पड़ा हुआ है कि भाई पैर छूना है, तो अच्छी बात, पैर छूना बुरी बात नहीं है। हमारे देश में पैर छूना एक बड़ा प्यारा बात माना जाता है, वो अहंकार को कम करता है। तो जितना अहंकार कम होगा उतना विजडम बढ़ेगा, ये भी नियम है। किस आधार पर वोट नहीं देना है ये तो आपने बता दिया, अब किस आधार पर वोट देना है आप ये भी बताएं, एक शिक्षक के तौर पे, आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, शिक्षक के और ये नेशनल प्रोस्पेक्टिव में आप बताएं व्यूवर्स को, क्योंकि लोग आपको मानते हैं कि वो कौन से पैरामीटर हो जिनके आधार पे वो वोट दें। बिल्कुल 4 मेन पैरामीटर है। पहला, आप अपने जो आपका नेता है, लीडर है, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें कि पिछले 10 साल वो क्या कर रहा था, किससे जुड़ा हुआ है वो। जैसे आमतौर पर मैं मानता हूं कि अगर कोई डॉक्टर आता है अपना पेशा छोड़ करके और अच्छा डॉक्टर है, तो इसका मतलब वो सेवा के लिए आ रहा है। 1951 की जो लोकसभा थी उसकी सबसे खास बात यही थी, उसमें जितने भी लोग थे सबके पास आइडेंटिटी थी और पैसा था। तो वो आइडेंटिटी और पैसे के लिए नहीं आए थे, वो सेवा करने ही आए थे। अब कोई बहुत
इंडिया का टॉप मोस्ट लेवल का सर्जन है और वो डिसाइड करता है कि नहीं यार, मैं इंडियन पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मैं अपने कंट्री के लिए, क्योंकि उसका एक विजन डेवलप हो चुका है 50 साल काम करते करते। तो अगर वो आ रहा है तो आप कृपया करके उसके साथ सब लोग जाके खड़े हो जाए, वो बहुत काम करेगा आपके लिए। पहला पैरामीटर ये होना चाहिए कि आप ये देख लो कि इसको 10 साल में इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। दूसरा पैरामीटर ये होना चाहिए कि आपको बहलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहलाना इन अ सेंस कि हम जाते हैं, जब प्रचार करने जाते हैं तो मैं एक लाइन लोगों को बोलता हूं। हम कहते हैं भैया हमारी सरकार जो कर रही वो तो आप जानते ही हो क्या कर रही है, आप हमें चुनोगे तो आप हमसे निराश नहीं होगे। तीसरा पैरामीटर ये होना चाहिए कि इसके साथ में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। संगत ही तो डिसाइड करती है ना कि आप कैसे हो। संगत कहते हैं ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। और चौथी बात कि उसका जो विजन है, जैसे मैं ये बार बार बात कहता हूं, विजन, नेता का विजन जानना बहुत जरूरी होता है। 2 काम इस कंट्री में अगर कर दिए जाए, बस 2, एक रैंचो मॉडल की एजुकेशन, रैंचो मॉडल की, रैंचो ऐसे एजुकेशन जो आपके समझ को इतना महान बना देती है। व्हाट इज मशीन? एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। सर फैन सर, मतलब 3 इडियट मूवी देखी है ना? हाँ। क्या कैरेक्टर है रैंचो। वो पढ़ाई में तो श्रेष्ठ है ही, व्यक्तित्व, उसको पता है कि चैलेंजेस को निपटा कैसे जाता है। तो 2 चीज अगर इस कंट्री में कर दी जाए तो 10 साल लगेगा इस कंट्री को दुनिया की ताकतवर देशों के बीच में बैठने में। पहली चीज एजुकेशन, रैंचो मॉडल की। एजुकेशन विच जनरेट्स विजडम, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज है बहुत अच्छी बात है। और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि हम अगर लोग एप्पल और वन प्लस के बीच में चॉइस करें तो इंडियन ब्रांड भी उनके सामने होना चाहिए। मोबाइल तो हम बना ही सकते हैं ना, नहीं बना सकते? बिल्कुल। अच्छा चलो, मोबाइल नहीं एप्पल का सारे पार्ट्स तो हम ही बना रहे हैं ना। हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मेड इन इंडिया नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमें मेड इन इंडिया करना है। अगर चलो ठीक है, एप्पल नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, कम से कम कॉर्नफ्लेक्स तो अपनी कंट्री का खा सकते हैं। हम अमेरिका के कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, हम अमेरिका की चिप्स खाते हैं, सबसे ज्यादा आलू पैदा करते हैं। हमें याद है हमारी अम्मा होली के टाइम पे चिप्स बनाती थी, आलू कसा जाता था, हाँ। चिप्स बनाती थी, हाँ। और क्या स्वादिष्ट होता था वो। अमेरिका हमको चिप्स बेच रहा है अब चूंकि 20 हाँ, रुपए में। अब चूंकि बाजार ओपन है तो हम मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। एक बड़े आलू की इतनी चिप्स बन जाती थी। बिल्कुल। 20 रुपए में इतनी। तो हम चिप्स बना सकते हैं, हम खिलौना बना सकते हैं, हम मोबाइल बना सकते हैं, ये सब चीजें तो हम बना ही सकते हैं। 2 चीजें जिस दिन इस कंट्री में हो जाएंगी, एक रैंचो मॉडल एजुकेशन और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब देखना 10 साल बाद। एक चीज मैं चाहती हूँ कि आप और अपील, अगर आप सहमत हैं मेरी बात से, क्योंकि मुझे लगता है वो मिसिंग रह गया कि वोट किस आधार पर ना दें, हिंदू मुसलमान के आधार पर ना दें। नहीं, वोट आप कई आधारों पे ना दें। आप वोट, आप अस्पताल जाते हो, जब आपको खून की जरूरत पड़ती तो आप जात पूछ के लेते हो? नहीं लेते हो। आप धर्म पूछ के लेते हो? नहीं लेते हो। आप सोचो कितने परेशान होते हो उस वक्त, जब आपको पता होता है कि यार 5 बोतल ब्लड चाहिए, तो आप किसी को भी ढूंढते हो कि भैया कोई भी आ जाए। जब आप अस्पताल में जाति और धर्म नहीं देखते, जब आप शिक्षक में जाति और धर्म नहीं देखते, तो आप राजनीति में क्यों देखते हो? पहली चीज। दूसरी बात, जो आपकी अहंकार की संतुष्टि कर रहा है वो आपका शोषण करेगा ही करेगा, नियम है, नियम है। कुछ पॉलिटिशियंस के मैं नाम ले रही हूँ, आपको जो उनके बारे में तुरंत ऐसे क्विक दिमाग में आए, आप बस वो बता देना। और मैं तो ऐसे मान के चल रही हूँ कि आप कितने भी गुणी होंगे, वो तुरंत से तो जो आएगा वो तो मतलब ऐसे बिना सोचे वाला ही आएगा, है ना? कहाँ से शुरू करें? कहीं से करो आप, कहीं से भी शुरू करो। तो इजी वाले से शुरू करती हूँ ना, जो एकदम जबान पे आपके है, फिंगर टिप पे। अरविंद केजरीवाल, सुपरस्टार। भाई जो आदमी
इतना परेशान होने के बाद भी जनता के हितों के लिए डटा हुआ है? राहुल गांधी। एक हिंदी इंग्लिश में दोनों में वर्ड बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है। राहुल गांधी जी बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, मानता हूँ, मेहनत कर रहे हैं बेचारे, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसा सच कोई वर्ड तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अरे skip। नहीं, मैंने कहा कोई वर्ड सटीक होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं कोई भी वर्ड आप किसी के लिए बोल दो। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल। अब कितना करेंगे? उन्होंने नियम बनाया कि 75 पार जो है उसके बाद आदमी को मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा, उधर जाने वाले मार्गदर्शक मंडल। अयोध्या। अयोध्या पथ प्रदर्शक, मतलब जो भगवान राम और अयोध्या के बारे में नहीं जानते उनका जीवन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। कुछ लाइनें रामचरितमानस की बोल दूं? हाँ हाँ। सुनो उमा ते लोग अभागी, विषय त्याग भय हरि त्याग भय विषय अनुरागी। मतलब ये लाइन, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। सुनो उमा ते लोग उभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। मतलब हनुमान जी भगवान क्यों है? क्यों बताओ, कभी सोचा? सुग्रीव जी भगवान क्यों नहीं है? अंगद जी भगवान क्यों नहीं है? नल नील भगवान क्यों नहीं है? ये सब भी तो राम जी के साथ थे। हनुमान जी ही भगवान क्यों है? उनसे बड़ा भक्त नहीं था ना, राम ने तो खुद ही अधिकार दिया था। अरे मैं बताता हूँ। हाँ। जब वो लंका से लौट कर आए तो सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को लंका दे दी, सुग्रीव को किष्किंधा दे दिया, अंगद जी को दे दिया, सबको कुछ ना कुछ दिया। जब हनुमान जी की बारी आई तो सीता मैया ने उन्हें अपना माला निकाल के दिया। तो उन्होंने माले में से मोती निकाल के कूचना शुरू किया। तो राम जी ने पूछा क्या कर रहे हो भाई हनुमान जी? बोले राम को देख रहा हूं। तो जो आदमी राम के सिवा कुछ चाहता ही नहीं, पर राम जो भगवान के साथ रहेगा वो भगवान बन जाएगा। सीता मैया का ध्यान जैसे ही विषय पर गया, सोने के हिरन पर, फंस गई बेचारी, दिक्कत में आ गई। लेकिन हनुमान जी का ध्यान राम के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कहीं विद जीता वीर बलवाना। इस एक लाइन ने मुझे इतना साहस दिया है जिंदगी भर। जब रावण राम जी के सामने आता है और राम जी से कहता है कि प्रभु आप तो पैदल चल रहे हैं, आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है और ये रथ पे बैठा, आप इससे कैसे लड़ेंगे? वही हाल हमारा था जब हम दिल्ली में आए थे। तो भगवान कहते हैं कि धीरज सौरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अयोध्या तो परम धाम है। अयोध्या और राम को समझे बिना मानव की मुक्ति संभव नहीं है। अब एक सवाल जो कई लोगों के मन में होगा, आखिरी अब तो है ना, सफर लैंडिंग की तरफ बढ़ चला है। अवध ओझा जी कमाते कितना है? बैंक बैलेंस, बटुआ, गाड़ी, कितना पैसा? अब तो राजनीति में आ गए हैं तो अब तो और मास्टर साहब की बल्ले बल्ले होने वाली है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो मैं इस मंच से अपील करूंगा कि भैया देखो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरे पास पैसा ऐसा है नहीं, तो जितना आप में से जो लोग मुझे फंड कर सकते हो तो कृपया करके अवध ओझा ऐप पे जाके आप मुझे फंड जरूर करें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, मैं बताऊं उसकी एक वजह बताऊं। मजा आ गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी जब मैं अपनी नॉमिनेशन करूंगा तो मुझे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। हाँ। सारा, उसमें तो लोगों को पता ही चल जाएगा। मतलब हम तो ऐसा समझते हैं ना, नेता जो बताता है वो उसकी 1 नंबर की कमाई होती है, 2 नंबर की तो कितनी हमारे होती है? यहाँ सारा पेमेंट व्हाइट में होता है, ऑनलाइन में कहाँ? हमारे यहाँ नहीं चाहिए भैया, अवध ओझा का चाहिए, हाँ, मास्टर साहब का चाहिए। कोचिंग में कोई भी पेमेंट व्हाइट, मतलब वैसे होता ही नहीं। ऑनलाइन जितनी पढ़ाइयाँ होती उसमें आप कैश कैसे लोगे? हाँ। नहीं ले सकते। तो सारी व्हाइट की इनकम है। तो व्हाइट की जो इनकम है उसमें तो किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, वो तो सारा बैंक स्टेटमेंट पड़ा हुआ, आप देख लो जाके। हालांकि हमने गाड़ी देखी है आपकी, वो दिखाते हैं हम व्यूवर्स को, हमने रिकॉर्ड की है ना नीतीश सर, गाड़ी से आए थे, गाड़ी हमने रिकॉर्ड की थी, नहीं तो हम अभी बाद में जाके कर लेंगे कि मतलब आपकी साधारण वाली ही है। हाँ, होंडा सिटी से चलते हैं, हाँ।
हाँ सिंपल सा। हाँ। फॉर्च्यूनर भी है। ओह ये रह गया था। अच्छा तो पॉडकास्ट में आए थे इसलिए होंडा सिटी से आए थे? नहीं वो कि नहीं जाना फॉर्च्यूनर से, पता चल नहीं, जाएगा। आज मेरी बेटियां एक में उसके दोस्त का शायद बर्थडे था, सुबह वो लोग पार्टी कर रहे थे तो उसमें गया हुआ था। हाँ। तो मैंने कहा नहीं चलो होंडा सिटी से ही चलेंगे। तो फिर मैं सवाल पूछूं, ये कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता और ये कौन सा आम आदमी जिसके पास फॉर्च्यूनर है? भगवान विष्णु के पास कॉस्ट तो अरे मतलब मजेदार। सारा ब्रह्मांड उनके पास है। और आपने कहा ये कौन से भगवान है? मैं यहां से बोल रहा हूं। हाँ। मैं बता देता हूं, इसीलिए मैं इसको लाया था। यहां पे लिखा है, बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, बहुत प्यारी। लिखा है कि महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते। बड़ी अरबों रुपए की लाइन है, पेज नंबर 61 पे लिखा हुआ है कि महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वो कामना करे। विधि निषेध मतलब कि अब महापुरुष किसी कानून से, विधि से नहीं बंधा हुआ है। वो चाहे तो बुद्ध की तरह परिवार छोड़ दे और चाहे तो कबीर की तरह परिवार रखे, क्योंकि वो उसकी इच्छा नहीं है। महापुरुष जो जागृत है वो इच्छा विहीन है, तो फिर जीता क्यों है? भाव की वजह से। तो ऐसा हमारे देश में कुछ रूल्स है ना कि संत महात्मा है तो मर्सिडीज पे नहीं चल सकते, ये कैसे महात्मा है, ये कैसे संत हैं, पर ये उसके लिए विधि निषेध नहीं रह जाता। हाँ। नहीं, संत महात्मा चल सकते हैं, आम आदमी पार्टी का नेता नहीं चल सकता। हाँ तो आम आदमी पार्टी के नेता को अगर किसी ने गिफ्ट कर दिया तो चलेगा। हाँ। फॉर्च्यूनर गिफ्टेड है? नहीं ऐसा मैंने कब कहा। मैंने तो खरीदी है, लोन पे चल रही है अभी, तो उसका मेरे ख्याल से 3-4 साल का किस्त बचा ही होगा। मतलब एक जैसे ही है। हाँ है ना, लोन पे गाड़ी चल रही है, ईएमआई पे गाड़ी ले रखी है। अब मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, आप एक और अपील कर ही दो मेरे लिए कि ऐसे शालिनी कपूर तिवारी के एसकेटी, यस याद है आपको? हाँ, को फॉलो सब्सक्राइब करो। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बड़ी प्यारी चीज है, बड़ा मजा आया बात करके, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए लगा कि क्वेश्चंस कुछ लोग पूछते हैं आपको परेशान करने के लिए, कुछ लोग क्वेश्चंस सेंसिबल पूछते हैं, वो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। हमें तो लगता है सारे क्वेश्चन हुए, ऐसा थोड़ी है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ, सब तरह के क्वेश्चन हुए और सारे क्वेश्चन सेंसिबल थे, अच्छे थे, बहुत मजा आया। तो आप सारे लोग एसकेटी यानी शालिनी कपूर तिवारी जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और जब भी आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाएं तो जरूर आइए। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। अच्छा, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आपने अपने चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करो ऐसा तो नहीं बोला है ना इसके पहले? कभी नहीं बोला है ना, बट मैंने बुलवाया कि हाँ, मतलब ऐसे जबरदस्ती वाला तो नहीं है ना? नहीं मैं तो बहुत सबके लिए बोल देता हूँ। बस मैं अपने लिए नहीं बोलता। हाँ, मैंने देखा है। हाँ मतलब मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ मतलब ही नहीं। ऐसी फैन फॉलोइंग छप्पर पहाड़ के आ रही है, क्या जरूरत है कहने की? मेरे पास यूट्यूब चैनल जो है उसमें सिर्फ 9 लाख सब्सक्राइबर है और जो मेरे स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल है उसमें 2 करोड़ सब्सक्राइबर है। मतलब मेरे ऐसे हजारों चैनल है जिनको मैं चलाता ही नहीं, सब लड़के अलग अलग। लेकिन ये उपलब्धि है गुरु के लिए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि उसका चेला और उसका शिष्य उससे आगे निकल जाए। सही है कि गलत? बिल्कुल अच्छी बात है। और बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे, हाँ। जो अपनी कमाई में से मुझे हिस्सा भेजते हैं। अच्छा। हाँ भेजते हैं। एक रोहित लड़का है बिहार का, वो पार्क चैनल चलाता है। एक मनीष है राजस्थान का, द्युति चैनल चलाता है। तो ये बेचारे जो कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे भेजते ही रहते हैं। क्या बात है। मैंने पूछा था कितनी कमाई है, और जैसे साफगोई से आपने बताया कि मेरे स्टूडेंट्स भेजते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ ना, पॉडकास्ट का सफर क्रैश लैंडिंग हो गई और ये वो, आज तो कहीं हुई नहीं क्रैश लैंडिंग। आप भड़के ही नहीं किसी सवाल पे, गुस्सा ही नहीं करा? नहीं मतलब संजय का होना बास में बहुत जरूरी है। संजय यानी धैर्य। अब तो मुझसे लोग सवाल करेंगे ही, अब मैं ये नहीं कह सकता कि व्हाई यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू मी। मुझे हर सवाल का जवाब देना होगा, बशर्ते अब लोग थोड़ा सा, पहले वो एक शिक्षक अवध ओझा को देखते थे तो शिक्षक और कवि बेअंदाज होते हैं कि उनका नेचर होता है, यहाँ मारा उठा के बैठ, वहां मारा, ये किया वो किया, तो पब्लिक को मजा हो जाता है, आज इनको दे दिया। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कभी मुस्लिम कुरीति पे हमला कर दिया तो हिंदू बड़े खुश हो जाते थे, कभी मुस्लिम कुरीति पे हमला कर दिया तो मुस्लिम बहुत खुश हो जाते थे, कभी दोनों पे हमला कर दिया तो दोनों गाली देते थे कि बहुत बदतमीज है मास्टर हुआ। तो
अभी क्या है कि जब आप स्कूल में आ गए तो आपको अब तो इंस्टीट्यूशनलाइज है, आप ऑर्गेनाइजेशन में हाँ। तो मैं आया हूं एक चीज मैं लास्टली बोल दूं कि मैं बहुत ज्यादा दिनों तक राजनीति नहीं करूंगा, ये तो क्लियर है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं और ये मतलब होना ही चाहिए। मैं आया हूं अपने एजुकेशन फील्ड के काम करने के लिए, और जिस दिन वो चीजें चलने लगेंगी फिर मैं वही मार्गदर्शक मंडल पर मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। बहुत लंबा नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मुझे सेवा दी गई है गुरु की तरफ से कि तुम्हें पढ़ाना है। ये केजरीवाल जी भी सुन रहे हैं आम आदमी हाँ पार्टी हाँ, सबके लिए, वो तो पैसे थोड़ी, वरना मैं यहाँ क्यों कहता। तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स करते हो तो फिर आप बाकी काम नहीं कर सकते। आपका वोटर भी सुन रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे बिल्कुल, ऐसे लोगों के दिमाग में आ जाए कि जब इनको लंबा राजनीति में रहना ही नहीं है, हम इनसे पूछ ही नहीं पाएंगे कि 15 साल पहले के तुम्हारे वादे का क्या हुआ मास्टर साहब, हम तो मौका फिर ही नहीं क्या देंगे। फायदा इनको वोट देने का? हम मौका ही नहीं देंगे, हम मौका ही, हम इतना काम करेंगे इनके लिए। वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी वजह से इस देश को, अगर ये विधानसभा मुझे जिताती है तो मेरी वजह से इस देश को अगले चुनाव में कम से कम 100 शिक्षक मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे। कितना फायदा होगा इस देश का। नोट करके रख रही हूँ मैं। हाँ, कितना फायदा होगा, कितनी लोगों की हिम्मत बढ़ेगी कि साहब नहीं यार, जनता अच्छे लोगों को प्रायोरिटी देती है, हमें चलना चाहिए। तो एक अवध ओझा से कितने अवध ओझा एंटर कर जाएंगे, और फिर ये देश वाकई में महानता के रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। कोई टारगेट सेट किया है कि इतने समय तक रहना है राजनीति में? वही एक जो नेचुरल टारगेट होता है कि भाई एक रिटायरमेंट की एज, हालांकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है, पर मुझे मान लगता है कि 65 के बाद आदमी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, मतलब एक्टिव नहीं करनी चाहिए। 75 का 65 कर दिया, 75 तो उनका सेट किया हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत है कि आप ना काम करो, आप एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ाना, सचिन सुनील गावस्कर खेलते थे। गूगल करूं आपकी एज? हाँ, मैंने देखी नहीं। मैं बता देता हूँ। हाँ। तो सुनील गावस्कर खेलते थे, लोग कहते थे यार ये जाएंगे तो कौन आएगा, फिर सचिन तेंदुलकर आए, फिर लोग कहे यार अब तेंदुलकर के बाद कोई नहीं आ पाएगा यार, फिर विराट कोहली, फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि यार अब नहीं भैया, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ये संसार योग्यताओं से खाली नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो टीचर्स के नाम हुआ करते थे, फिर मेरा नाम हुआ। अब क्या मेरे बाद कोई बहुत बढ़िया टीचर नहीं आएगा? आएगा। नहीं, पर 65 की उम्र में तो ना कोई मुख्यमंत्री कितने हैं जो बन पाते हैं, पीएम कौन बन पाता है? नहीं, मेरा मानना है कि आप 65, ये मेरा पर्सनल मानना है। हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, एक राइट एज पे संन्यास लिया, बाहर नहीं किया गया धक्का मार के कि नहीं जा रहे भैया, नहीं जा रहे। हाँ, 15 साल, मतलब उस आदमी ने 20 साल खेला, अपना सारा खेल को दिया, सारा अनुभव दिया, देश को जिताया, देश को गौरव दिया, और फिर जब एक राइट टाइम आया तो उसने कहा कि भैया अब हम आपकी दूसरी तरह से सेवा करेंगे, आप प्लीज हमें छुट्टी दीजिए, अब यंगस्टर्स को हम मौका देंगे। मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ, ये आपने पहले बताया है कि आप लंबी राजनीति नहीं करने वाले हैं? 65 इज द लास्ट डेट, 65। उसके बाद अवध ओझा जी नमस्कार कर देंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स है, एक्टिव पॉलिटिक्स है। जैसे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब ये रहेगा कि आप, भाई राजनीति में एक काम थोड़ी है, पॉलिसी बनाना और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन संभालना, ये सब काम नहीं है। है। हाँ, तो हमारे पीछे 15 साल बाद जो आज लड़के मेरे साथ 30 साल के खड़े हैं, 25 साल के मेरे साथ खड़े हैं, वो 15 साल बाद 40 के हो जाएंगे, अनुभव अच्छा हो जाएगा, तो वो जितना भागेंगे दौड़ेंगे उतना एक 65 के नेता के लिए संभव होगा? नहीं होगा। लैंड करते करते ना, अब मैं पायलट को फिर से बोल रही हूँ कि थोड़ा एक और बार हवा में लेके चलो। एक सवाल फिर मेरे मन में आया कि नेपोटिज्म वाले जितने नेता हैं, आप किसी भी पार्टी की किसी भी कैटेगरी में उसको, अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी से लेकर और बाकी लोगों को जोड़ करके मुझे ये बताइए कि वो नेपोटिज्म वाले नेता या आप जैसे नेता, दोनों में से कौन? मैं किसी को नेपोटिस्टिक नहीं मानता। पूछो आप क्यों? क्यों?
जनता ही तो सर बैठाती है भाई। फिर मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी का नाम लोगे, आप कहोगे देखो फिर मालिक की तारीफ कर रहे हो, फिर अपने नेता की तारीफ कर रहे हो, फिर बॉस की तारीफ कर रहे हो। भाई जब वो जेल गए तो किसको सीएम बनाया? आतिशी जी को बनाया। ट्रेंड तोड़ा ना, ट्रेंड तोड़ा। सब लोग कह रहे थे अपनी वाइफ को बनाएंगे, अपनी वाइफ को बनाएंगे, ट्रेंड तोड़ दिया। अब उसको सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? पर फिर वही वाली बात आ गई कि हम क्यों करें। तो मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जनता एक्सेप्ट करती है, नेपोटिज्म वाले को एक्सेप्ट करती है, करती है। आतिशी की जगह अरविंद केजरीवाल की पत्नी अगर बनी होती तो नहीं, उनको नहीं। ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती। एक्सेप्टेंस की ना, लेकिन ट्रेंड तोड़ा ना केजरीवाल जी ने। अब जनता को लगा नहीं यार ये आदमी तो यार हमेशा जो डेमोक्रेटिक चीजें उसको प्रमोट करता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया था 1889 के आसपास। उनसे पूछा गया कि आपकी हिस्ट्री में क्या पोजीशन होगी, आपको हिस्ट्री कैसे याद रखेगी? तो उन्होंने कहा हिस्ट्री मुझे हमें बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे पास कोई प्रैक्टिकल अचीवमेंट नहीं है, पर हमारी इज्जत बहुत करेगी। तो कहा, बोला क्यों? बोला हम वो जनरेशन के लोग हैं जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज को खुद समझ रहा है फिर जनता को समझा रहा है। बोला एक टाइम पे हम प्यूपिल भी हैं और मेंटर भी हैं। कितना चैलेंजिंग जॉब है, पढ़ना भी है पढ़ाना भी है। तो वैसे इस कंट्री में अभी आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें अपनी जनता को इस बात में ट्रेंड करना है कि भाई आप राजा हो। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली की जनता को लगा कि अरे भैया अच्छा मेन पावर हमारे हाथ में है। कोई भी डिप्टी सीएम से मिल ले रहा है, कोई भी साथ में बैठ जा रहा है। तो जनता को अपने राजा होने का एहसास किसने दिलवाया? आम आदमी पार्टी ने। सिसोदिया जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटपटगंज, कौन नहीं जानता उनको? आपने ये जिद की थी कि मुझे पटपटगंज चाहिए? जिद नहीं, एक्चुअली मेरा पूरा परिवार, आप कभी आओ तो मैं दिखाता हूं आपको, मेरा पूरा परिवार रिश्तेदार सब पटपटगंज में रहते हैं। और राजनीति में लोगों की जरूरत पड़ती है। आप कहीं जाते हो तो शुरुआत में 2 4 10 लोग तो आपके साथ रहने ही चाहिए ना। तो मुझे एक सबसे बड़ा वो था कि मुझे यहाँ क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो हमारी तरफ के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, उनसे मेरी कनेक्टिविटी है। फिर हमारे बड़े सारे गढ़वाली जो दोस्त हैं, मतलब उत्तरांचल के जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं उधर रेगुलरली जाता हूँ, पिछले 20 साल से जाता हूँ। तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, तो मुझे लगा यार मुझे अच्छा। और फिर एक लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते ही थे सारे इलाके में। तो इन 2 चीजों की वजह से मैंने उनसे मांग किया कि आप प्लीज मुझे पटपटगंज दे दो। ठीक है आप ले लो, दे दिया। तो मनीष सिसोदिया के लिए पूरी टीम उतरी, आपके लिए उतरेगी? पूरी टीम उतर जाएगी तो फिर जब मनीष सिसोदिया का ये हाल हुआ तो अवध हो जाएगा, तो फिर राम ही मालिक है। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो अगर राम जी के आशीर्वाद से समंदर पे पुल बना है तो भगवान सूरदास जी ने कहा कि मनुज कछु न कर सके प्रभु इच्छा बलवान, और भीलन ले गए गोपियां वही अर्जुन वही बाण। मतलब इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा उस दिन मैं एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लॉन्च करूंगा पटपटगंज में इलेक्शन के बाद, जिसका 3 कोर टारगेट होगा: काउंसलिंग, गाइडेंस और कोचिंग। मतलब मैं बार बार जहां जाता हूं मैं उनसे ही कहता हूं, 2 बातें कहता हूं। एक तो कहता हूं आप मुझसे निराश नहीं होंगे, दूसरा मैं कहता हूं मैं आपके बच्चों को भटकने नहीं दूंगा। और आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को संभालना। तो ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट होगा पटपटगंज के लोगों को। चलिए, मैं ही चूंकि इस सफर की पायलट भी हूँ, को पायलट भी मैं ही हूँ, तो लैंड भी फिर मैं अब जहाज को करा देती हूँ। लेकिन को पायलट कभी जहाज लैंड नहीं करा था। नहीं, पायलट भी मैं ही हूँ, को पायलट भी मैं ही हूँ ना। एक बात मैं बता दूं, हाँ। नेपाल की जो दुर्घटना हुई थी वो इसी गलती से हुई थी। उसमें जो को पायलट थी उसका दूसरे दिन पायलट होना था। अभी जो नेपाल में घटना हुई थी ना, प्लेन क्रैश कर गया था, तो उसका दूसरे दिन प्रमोशन हो गया था, मतलब नेक्स्ट डे वो को पायलट होने जा रही थी। तो उसने अपने पायलट से बोला कि अब मैं ही लैंडिंग करा देती हूँ, न करा दो। उसने एल्टीट्यूड का गियर, अब चूंकि प्रैक्टिस पुरानी थी
तो उसने एल्टीट्यूड के गियर को ज़्यादा बेंड डाउन कर दिया। तो इसीलिए को पायलट और पायलट का बिल्कुल अलग अलग। आप पायलट को बोलोगे वो लैंड कराए। मैं तो कहने जा रही थी फिर आप पायलट बन जाओ, मैं को पायलट बन जाती हूँ, साथ में करा देते हैं फिर। पायलट आप रहो है ऐसे। तो ऐसे सफर आरामदायक था? बहुत अच्छा। कोई कष्ट, कोई टर्बुलेंस आए हो बीच में? पॉडकास्ट में टर्बुलेंस आते रहते हैं, हाँ। पर चूंकि अनाउंसमेंट होती रहती है कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। और आप जब जानते हैं कि भाई टर्बुलेंस इज अ पार्ट ऑफ एयर ट्रैफिक, हाँ। तो फिर आपको वो सब तो हमने लेकिन आपको रिफ्रेशमेंट नहीं दिया, कोई चाय नाश्ता पॉडकास्ट में पूछा ही नहीं हमने आपको। नहीं, हमने यही सोचा कि अगर मैंने बीच में पानी मांग लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है मास्टर साहब जी, हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी एंकर अपने शो में ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि लोगों को लगता है बायस्ड वो हो जाएगा, लेकिन एक शिक्षक जो लोगों को ज्ञान देता है वो वाकई अगर अपनी सीट से जीते और ये दावा कर रहा है कि एक बार आजमाओ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो उससे बेहतर स्थिति कोई हो नहीं सकती। तो मेरी तरफ से, टीम एसकेटी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वो जो बार बार सवाल पूछा जाता है कि वो तो हारने जैसी नौबत उनकी थी, अब आपका क्या होगा जनाबे आली, तो वैसी कोई स्थिति ना बने, ये शुभकामना मेरी तरफ से आपको। बाकी तो फैसला पटपटगंज की जनता को करना है, हम तो नोएडा के निवासी हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना वक्त निकाला, समय दिया। थैंक यू और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।